आज भी वही बात कहती हूँ, तुम्हारी गलती नहीं थी। तुमसे एक भूल हुई थी, उस पर अधिक विश्वास करने की, जैसे नेहा ने किया अर्नव पर, और मैंने तुम्हारी भूल को माफ कर दिया था। बाकी जिसने अपराध किया है उसे सजा स्वयं भगवान देंगे। और यही बात अर्नव पर भी लागू होती है कि भूल की माफी है पर अपराध की नहीं। फिर सजा चाहे इंसान दे या भगवान, पर सजा तो मिलती ही है, शोभना ने कहा। और तुझे पता है सूरज जी ने क्या कहा था? वह भी सुन ले आज, ताकि तेरी आंखें खुल सके। सूरज जी ने कहा था कि जिस तरीके से मैं उनके बेटे को अपना बेटा मानकर उनके घर में आ रही हूं और आनंद को अपना रही हूं, उसकी मां बनकर उसका पालन पोषण कर रही हूं, उसी तरीके से मेरा ये बच्चा सिर्फ और सिर्फ सूरज राठौर का बच्चा कहलाएगा। जिसने इसकी मां के साथ गलत किया उसका नहीं। इसे सिर्फ मेरा नाम, मेरी पहचान मिलेगी। उसके धोखेबाज पिता का साया भी नहीं पड़ने देंगे इस पर कभी डॉट, और ना ही कोई प्रभाव। अर्नव सिर्फ सूरज और संध्या राठौर का बच्चा है और सिर्फ उनका ही कहलाएगा। इसके बारे में, इसके अतीत के बारे में कभी कोई चर्चा नहीं होगी इस घर में, संध्या ने कहा। तो अर्नव ने भरी आंखों से सूरज को देखा। सूरज जी ने घर में भी यही बात बोल दी थी कि आज के बाद कभी दोबारा यह बात नहीं उठाई जाएगी, इस बारे में कोई चर्चा नहीं करेगा, और खुशी खुशी मेरे साथ साथ तुम्हें भी अपनाया जाएगा, और वो मेरे साथ तुम्हें भी इस घर में लेकर आए। और भगवान साक्षी है कि उस दिन के बाद से सूरज जी ने आज तक कभी तुम्हारे बारे में, तुम्हारे बाप के बारे में, तुम्हारी पैदाइश के बारे में कोई चर्चा नहीं की। उन्होंने तुम्हें दिल से अपनाया और हमेशा इस बात को भूला कर रखा कि तुम उनकी नहीं बल्कि किसी और की औलाद हो। और मुझे भी कभी इस बात का एहसास नहीं होने दिया। मैं भी तुम्हारे अच्छे व्यवहार को देखकर यह भूल गई थी कि तुम्हारे जन्म का सच क्या है। मैं भी सोचती थी कि इस घर के संस्कार पाकर, सूरज जी का प्यार और परवरिश पाकर तुम इसी परिवार के हो गए हो। अब तुम्हारे ऊपर उस धोखेबाज का अंश मात्र भी नहीं है, पर मैं गलत थी। आज तुमने साबित कर दिया कि मैं गलत थी। तुमने मुझे गलत साबित कर दिया, मेरी ममता, मेरी शिक्षा को गलत साबित कर दिया, सूरज जी की सीख और परिवारिश को गलत साबित कर दिया, और इस घर के संस्कारों को गलत साबित कर दिया। आज तुमने साबित कर दिया कि कोई कितना भी संभाले पर असली खून अपना रंग दिखा ही देता है। आज तुमने साबित कर दिया कि हम सब गलत है और तुम्हारा वह धोखेबाज बाप सही है। तुमने आज मुझे अपनी ही नजरों में गिरा दिया अर्नव। तुमने आज फिर से उन जख्मों को हरा कर दिया जिन्हें सालों लगे थे भरने में, और जिसे भरने में सूरज जी ने अपनी जी जान लगा दी थी। आज तुमने फिर से उसी जख्म को कुरेद दिया अर्नव। क्यों किया तुमने ऐसा? बोलो, क्यों याद दिला दिया मुझे कि तुम सूरज जी के बेटे नहीं हो? क्यों साबित कर दिया तुमने कि तुम उस धोखेबाज के बच्चे हो? इस घर का खून नहीं हो, उस अपराधी का खून हो। अर्नव को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। आज इतना बड़ा सच सामने आया था, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। डॉट। उसके हाथ पांव कांपने लगे थे और शरीर साथ नहीं दे रहा था। वो लड़खड़ाते कदमों से अपने कमरे में चला गया और दरवाजा बंद कर लिया। तो वही आनंद में संध्या के पास आया, उन्हें अपने अपने गले से लगा लिया। बस मम्मी, शांत हो जाइए। डॉट, आपकी कहीं से कोई गलती नहीं है, और जो बात आपको दर्द दे उसको छोड़िए। आप कुछ याद मत कीजिए। अर्नव इस घर का बेटा है, मेरा भाई है वो, और हमेशा ही रहेगा। आप दुखी मत होइए। डॉट। आनंद ने जैसे तैसे संध्या को समझाया, और पर संध्या रोते रोते बेहोश हो गई। आनंद ने उसे उठाकर कमरे में लेटाया और उसे इंजेक्शन और दवाइयां दी। बीपी बढ़ गया है मम्मी, का आनंद ने कहा। सूरज ने आनंद के कंधे पर हाथ रखकर थपका। जो दर्द वो बड़ी मुश्किल से भूली थी आज फिर याद आ गया। तकलीफ तो होंगी ही ना? सूरज बोले। मैं मम्मी के पास ही बैठता हूँ, पापा नंदिता को नितिन ढूंढेगा आज, या फिर थोड़ी देर बाद मैं जाऊंगा, पर अभी मम्मी को मेरी जरूरत है, आनंद ने कहा। तो सूरज में गहरी सांस ली और अर्नव के कमरे की तरफ चल दिए। बहुत कुछ बिखरा था इस एक दिन में, और अब सब कुछ समेटना था। डॉट। संध्या आनंद के साथ साथ अर्नव को भी उन्हें संभालना। उन्हें सूरज ने अर्नव के कमरे के अंदर कदम रखा तो देखा कि अर्नव ब्लेंड हाथ में लिए अपनी कलाई पर चलाने जा रहा था। सूरज ने तुरंत दौड़कर उसके हाथ से ब्लेंड छीनी और डस्टबिन फेंक दी। यह क्या पागलपन है? क्या करने जा रहे थे तुम? सूरज ने उसके कंधे पकड़कर कहा तो अर्नव एकदम से रोने लगा। सूरज ने उसे सीने से लगा लिया।
क्या कर रहे थे तुम? सूरज बोले। अपनी रगों में बहते उस गंदे आदमी के खून को बाहर निकालने जा रहा था जिसने मेरी मम्मी के साथ इतना गलत किया, अर्नव ने कहा। उस इंसान के खून को अपने शरीर से अलग कर रहा था जिसका असर मेरे ऊपर आया और मैं ऐसा बन गया। मैं उसके नामो निशान को खुद से मिटा देना चाहता हूं पापा। मैं सिर्फ आपका बेटा हूं और किसी का नहीं। ऐसे आदमी का बेटा मैं बिल्कुल भी नहीं हूं जिसने मेरी मम्मी के साथ ऐसा किया। मेरी मम्मी को इतनी तकलीफ दी। मैं क्यों हो गया पापा ऐसा? मैं कभी नहीं चाहता था पर मुझे पता ही नहीं चला कब ऐसा होता चला गया। शायद मम्मी सही कहती हैं, उसके गंदे खून का ही असर था जो मेरी बुद्धि खराब हुई और मैं गलत रास्ते पर गया, अर्नव ने दुखी होकर कहा। मैं मिटा देना चाहता हूं अपने जिस्म से उस इंसान के अस्तित्व को जिसने मेरी मम्मी के साथ इतना कुछ गलत किया। मेरे कारण आज मम्मी को फिर से तकलीफ हुई। मैं सिर्फ आपका बेटा बनकर रहना चाहता हूं पापा, सिर्फ आपका बेटा, उस इंसान का नहीं जो इतना गलत था। उस इंसान का नहीं। मम्मी सही कह रही है, उसके गंदे खून ने अपना असर दिखा दिया पापा और मैं गलत रास्ते पर चल पड़ा। मुझे पता ही नहीं चला कब ऐसा हो गया। आपने तो मुझे दिल से अपनाया था, मुझे सही शिक्षा दी, मुझे अच्छा इंसान बनाने की कोशिश की पर मैं अच्छा बच्चा नहीं बन पाया। मैं आपका लायक बेटा नहीं बन पाया पापा। मैंने सबको तकलीफ दी, आपको तकलीफ दी, मम्मी को तकलीफ दी, भैया को तकलीफ दी। मैंने आप लोगों को तकलीफ दी, आपका बच्चा न होकर भी आपने मुझे अपनाया। अपना नाम दिया, इस घर में पहचान दी और मैंने क्या किया? मैंने आपके बेटे का ही घर बर्बाद कर दिया। मैंने आप सबको तकलीफ दी। आई एम सॉरी पापा, मैंने आपके बेटे को, अर्नव ने रोते हुए कहा। खबरदार, जो आज बोला तो बोला, कभी दोबारा मत कहना। सिर्फ आनंद मेरा बेटा नहीं है, तुम भी मेरे बेटे हो। गलतियां हो जाती हैं, इसका मतलब यह नहीं कि इंसान को हमेशा के लिए गलत समझने लगे हम। और मुझे आज भी विश्वास है कि उस इंसान के खून से ज्यादा ताकतवर मेरी परवरिश है और मेरा बेटा भूल कर सकता है, गलती कर सकता है, पर अगर वह कोशिश करें तो अपनी हर गलती को सुधार भी सकता है, सही रास्ते पर चल सकता है। इंसान से गलतियां हो जाती हैं, इसका मतलब यह नहीं कि वह हमेशा वैसा ही रहे। गलती को सुधार कर उससे सीख लेकर आगे बढ़ना ही जीवन है, सूरज ने कहा तो अर्नव ने भरी आंखों से उन्हें देखा। संध्या ने जो कहा उस बात को अपने दिल पर मत लो। तुम मेरे बेटे हैं और हमेशा मेरे लिए ही बेटे रहोगे। तुम्हारे अंदर सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मेरा है। मेरा प्यार है, मेरे संस्कार है और सिर्फ तुम्हारी एक पहचान है कि तुम सूरज राठौर के बेटे हो, इस घर के बेटे। इसके अलावा और कुछ भी नहीं। आज जो कुछ भी हुआ उस बात को भूल जाओ और निकाल दो अपने दिल से। तुम अर्नव राठौर हो, सूरज राठौर की बेटे, और यह बात तुम्हें अब साबित करनी है। सूरज बोले तो अर्नव ने नासमझी से उन्हें देखा। तुम्हें हर किसी के सामने यह बात साबित करनी है कि हां, तुम्हारी परवरिश गलत नहीं है और बेटा जन्म और खून से कुछ भी नहीं होता। वह तो संध्या ने सिर्फ आवेश में आकर कह दिया। इंसान की परवरिश महत्व रखती है। इंसान का खुद का नजरिया महत्व रखता है। इंसान का खुद का विल पावर महत्व रखता है और मैं जानता हूं कि मेरा बेटा है, यह बात साबित कर देगा कि उसका विल पावर स्ट्रांग है, उसको दिए हुए संस्कार ताकतवर है और खून का कोई महत्व नहीं रह जाता बेटा। अगर सिर्फ खून का महत्व होता तो हर खूनी का बेटा खूनी बनता और हर साधु का साधु, पर ऐसा नहीं है। खूनी का बेटा कई बार साधु बनता है, अच्छा इंसान बनता है, और एक साधु और एक अच्छे इंसान का बेटा खून करता है। इसलिए खून का कोई महत्व नहीं है और मुझे अपनी मेरे बेटे पर विश्वास है। वो गलतियां कर सकता है पर वह कभी भी ऐसा नहीं करेगा जिससे कोई उसकी परवरिश पर सवाल उठाए। सूरज बोले। पर मैंने तो ऐसा कर दिया ना पापा, मैंने ऐसी हरकत कर दी। अब परवरिश पर सवाल उठ गए हैं और आज इतने सालों बाद मेरे सच का खुलासा इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने गलती की। मैंने ऐसी हरकत की जिससे साबित हो गया कि मेरा खून ही गलत है, अर्नव ने दुखी होकर कहा। तो अब साबित करो कि तुम गलत नहीं हो। तुम पर खून का नहीं बल्कि परवरिश का असर है, सूरज बोले। उसने मेरी मम्मी के साथ गलत किया था और अब मैं नेहा के साथ गलत कर गया, अर्नव बोला।
हाँ, मैं मानता हूँ कि गलती हुई और आज यह कितना बड़ा सच तुम्हारे सामने आया, पर मेरे लिए सिर्फ एक सच है कि तुम मेरे बच्चे हो जो सब सही कर सकते हो। मैं जानता हूँ पापा कि आप मुझे बहुत प्यार करते हो, आप मेरी हर गलती को माफ़ कर सकते हो, पर फिर भी गलती तो मुझसे हुई है ना पापा, वह भी बहुत बड़ी गलती। पता नहीं मम्मी मुझे माफ़ करेंगी कि नहीं करेंगी, मेरी तो हिम्मत भी नहीं है मम्मी के सामने जाने की। और फिर आनंद भैया के साथ भी तो मैंने गलत कर दिया, अर्नाव बोला। सूरज खामोशी से सुनते रहे। पर सच कह रहा हूं पापा, मैं ऐसा नहीं चाहता था कि भाभी घर से चली जाए। मैं कभी नहीं चाहता था कि आनंद भैया और भाभी के बीच प्रॉब्लम हो, वह तो बस गुस्से में कहा सुनी के बीच हो गया। मैं खुद को सही साबित करना चाहता था, पर मैं यह भूल गया था कि मैं जब सही हूं ही नहीं तो सही साबित कैसे होऊंगा। मैं गलत हूं तो गलत ही साबित होऊंगा ना। कोई कितना भी खुद को सही साबित करने की कोशिश करे पर उसकी गलतियां तो उसके आगे आ ही जाती है ना, अर्नव ने कहा। मैंने कहा ना, तुमसे भूल जाओ सारी पुरानी बातों को और बस एक बात याद रखो कि तुम मेरे बेटे हो, इस घर के बेटे, और अब तुमको इस बात को साबित करना है। जो गलतियां हो गई उन्हें हम बदल नहीं सकते, पर बेटा अपना भविष्य हम संवार सकते हैं। इसलिए हमेशा कहा गया है कि हमें पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। अब तुम भी पुरानी बातों पर मिट्टी डालो और आगे बढ़ो। जो चीजें बिगड़ी है उनको सही करो, और बेटा प्रायश्चित से बड़ा और कुछ भी नहीं होता, और अगर कोशिश करोगे तो तुम्हें सबकी माफी मिलेगी, और तुम अगर सच्चे दिल से चाहोगे तो तुम बिल्कुल अच्छे इंसान बन जाओगे, ऐसे कि तुम पर सबको गर्व होगा, पुरानी किसी भी घटना की परछाई भी तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ेगी। सूरज ने अर्नव को समझाया। जी पापा, मैं कोशिश करूंगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा, अर्नव बोला। ठीक है, परेशान मत हो, उठो, मुंह हाथ धो लो और फिर तैयार हो जाओ। अपने आप को रेडी करो आगे के लिए, सब कुछ सही करने के लिए, अपनी गलतियों को सुधारने के लिए, और इसकी शुरुआत तुम्हें आज से ही करनी है अर्नव। साबित कर दो सबको कि हाँ, कि तुम उस इंसान के बेटे नहीं हो। साबित कर दो कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे बेटे हो। गलत साबित कर दो संध्या को। गलत साबित करो संध्या की कहीं एक एक बात को, और सही साबित करो मुझे, सही साबित करो अपने आप को। सूरज ने अर्नव को समझाया तो वह उठ खड़ा हुआ और वॉशरूम में चला गया। सूरज ने गहरी सांस ली और वहीं सोफे पर बैठ गए। कभी नहीं चाहता था कि यह सच अर्नव के सामने आए। यह सच सिर्फ हम बड़े लोग जानते थे, पर आज बच्चों के सामने भी सारे राज खुल गए। जानता हूं संध्या को इस बात से बहुत तकलीफ हुई है और वो बहुत दुखी है, पर जो भी हो, बच्चे के साथ इस तरीके से तुम्हें नहीं कह करना चाहिए था संध्या। आज अर्नव सच जानकर बिखर गया है। पता नहीं यह सच उसे कमजोर करेगा कि मजबूत करेगा, पर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अर्नव मजबूत बने, अपनी गलतियों से उबर सके और खुद को अच्छा इंसान बनाए। मैंने सिर्फ कहने के लिए इसकी जिम्मेदारी नहीं ली थी, सच्चे दिल से अपना बेटा माना था, और अपने बेटे को सही रास्ते पर मैं जब तक नहीं ले आता तब तक तो हार नहीं मानूंगा। सूरज ने मन ही मन कहा और फिर उठकर अपने कमरे में चले गए, जहां आनंद संध्या के पास बैठा हुआ था। सूरज आनंद के पास आकर बैठ गए। आनंद ने उनकी तरफ देखा। मानता हूं कि अर्नव से गलती हुई, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसके कारण नंदिता घर छोड़कर गई, इस बात को भी मानता हूं, पर तुम बड़े हो और तुमसे यही उम्मीद करूंगा कि उसे माफ कर दो और सुधरने का मौका दो। सूरज बोले। नंदिता के इस घर से जाने के लिए मैं अर्नव को जिम्मेदार नहीं मानता पापा, तो उसके लिए उसे माफ करने ना करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। नंदिता के यहां से जाने का कारण मैं हूं, सिर्फ मैं, क्योंकि मैंने उसकी बात को पूरी तरीके से नहीं सुना, उसे समझने की कोशिश नहीं की, उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और सिर्फ अपने भाई पर विश्वास किया। आनंद बोला तो सूरज ने उसकी आंखों में देखा। पर अर्नव को मैं माफ नहीं कर पाऊंगा, इसलिए नहीं कि उसकी वजह से नंदिता चली गई, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने मुझे धोखा दिया पापा। मैं अर्नव को हमेशा सही समझता था। मैं सोचता था कि अर्नव के जैसा तो कोई लड़का हो ही नहीं सकता। गुरूर था मुझे अर्नव पर, और अर्नव ने मेरा गुरूर तोड़ दिया। मैं हमेशा कहता था कि मुझसे गलती हो सकती है, पर मेरे अर्नव से कभी कोई गलती नहीं हो सकती।
मैं हमेशा सोचता रहा कि अर्नव का चरित्र बहुत अच्छा है, उसके कैरेक्टर पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, पर मुझे तो पता ही नहीं था पापा कि अर्नव का कैरेक्टर इस तरीके का होगा। जिस बात की तकलीफ मम्मी को है, उसी बात की तकलीफ मुझे है पापा। मुझे विश्वास ही नहीं होता कि मेरा भाई ऐसा कर सकता है। मेरा भाई लड़कियों के साथ खिलवाड़ कर सकता है। मेरा भाई इस तरीके की हरकत कर सकता है। मेरा भाई लड़कियों को सिर्फ टाइम पास समझता है, जिनके साथ समय बिताया और फिर उन्हें छोड़ देना। आनंद बोला। आनंद, मैं समझता हूं तुम्हारी तकलीफ पर बेटा हो जाता है कभी कभी इंसान से, पर अगर हम अपने इंसान को सुधरने का मौका नहीं देंगे तो वह कभी नहीं सुधरेगा। परिवार का यही मतलब होता है, और मैं मानता हूं अर्नव की गलती माफी के लायक नहीं, पर अगर हम सब उसे छोड़ देंगे, उसे निग्लेक्ट करेंगे, उस पर आरोप लगाएंगे तो वह सुधरने की कोशिश भी नहीं करेगा। पर अगर हम उसका सपोर्ट करेंगे, उसको सुधरने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, तो मुझे विश्वास है कि वह जरूर सुधर जाएगा। सूरज ने कहा। जी पापा, जरूर आप कोशिश कीजिए और अर्नव का साथ दीजिए, और भगवान ने चाहा तो बिल्कुल वह सही राह पकड़ेगा। और जहां तक मेरी बात है, मैं उसे इतनी आसानी से माफ नहीं कर पाऊंगा। और इस बात को प्लीज नंदिता से जोड़कर मत देखिएगा, क्योंकि मैं अर्नव से नंदिता के कारण नाराज नहीं हूं। यह हम दोनों भाइयों के आपस का मामला है। उसने मेरे विश्वास को तोड़ा है, और जिस दिन वह मेरे दिल में फिर से विश्वास जगा देगा और जिस दिन मुझे फिर से अपने भाई पर गर्व महसूस होगा, उस दिन मैं उसे खुद ब खुद माफ कर दूंगा। पर जब तक मुझे ऐसा नहीं लगता तब तक मैं नहीं कर पाऊंगा, और उसकी उम्मीद भी आप मुझसे मत कीजिए। आनंद बोला तो सूरज के चेहरे पर हल्की उदासी आई। इस बात को अन्यथा मत लीजिए पापा। मैं जानता हूं कि आप अर्नव को मुझसे ज्यादा प्यार करते हो। छोटा है वो तो हक है उसका, और मुझे इस बात से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप उसे प्यार करते हो और हमेशा करते रहो, मैं यही चाहता हूं। आप उसका साथ दीजिए और उसे सुधारने की कोशिश कीजिए, और आपके साथ साथ मुझे भी विश्वास है कि वह अब सही रास्ते पर आ जाएगा। पर मैं इतनी आसानी से यह सब बातें नहीं भूल सकता, खासकर जो बातें आज निमेश ने बताई। मेरे लिए यह सब बातें बर्दाश्त करना आसान नहीं है पापा। आनंद ने कहा। ठीक है, तुम अपना समय लो। तुम पर भी कोई दबाव नहीं डालूंगा मैं, और ना ही संध्या पर। तुम दोनों अपना अपना समय लो, पर मैं अर्नव का साथ नहीं छोड़ूंगा। मैं उसका हर कदम पर साथ दूंगा, और खास तौर पर अब जबकि मैं जानता हूं कि वह सुधरना चाहता है, वह अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना चाहता है, अपने आप को फिर से साबित करना चाहता है। इस समय मैं उसे नहीं छोड़ सकता। इस समय उसे किसी अपने की जरूरत है, और वह अपना मैं हूं, और वह साथ मैं दूंगा। सूरज बोले। जी पापा, आपको जो सही लगे वह आप कीजिए, मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आनंद बोला। अच्छा ठीक है, अब मैं संध्या के पास बैठता हूं, इसका ध्यान रखूंगा। तुम जाओ, जाकर नंदिता को ढूंढने की कोशिश करो, हो सकता है अब तक वह इसी शहर में हो। नितिन भी कोशिश कर ही रहा होगा, तुम भी उसके साथ जाकर ढूंढ लो, और अगर उसका फोन लगता है तो पता करो। उसके फोन के बारे में कुछ पता चलता है तो ढूंढना आसान होगा। सूरज बोले। नहीं पापा, नितिन का मैसेज आया था, नंदिता के फोन की लोकेशन तो वही सिग्नल की बता रहे हैं, वहीं कहीं गिर गया होगा या उसने छोड़ दिया हो, मैं नहीं जानता, इसलिए अब हम नंदू को इतनी आसानी से उसे ढूंढ पाएंगे। आनंद उदासी से बोला। नामुमकिन कुछ भी नहीं होता है बेटा। कोशिश करो, और हम हार नहीं मान सकते। हमें नंदिता को घर वापस लाना ही है। किसी भी हाल में हमें नंदिता को घर वापस लाना है, समझ रहे हो ना तुम? सूरज ने कहा तो आनंद ने गर्दन हिलाई और कमरे से बाहर निकल गया। उधर नेहा ने नंदिता को फोन लगाने की कोशिश की, पर उसका फोन नहीं लगा तो थक कर उसने फिर शशांक के पास आई। भैया, आपसे कुछ काम था? नेहा बोली। हाँ बोलो ना नेहा, क्या बात है? शशांक बोला। भैया, वह नंदू का फोन नहीं लग रहा है, और उनके घर में और किसी का नंबर मेरे पास नहीं है। आपके पास अगर किसी का नंबर हो तो प्लीज आप कॉल करके पूछ लीजिए ना कि नंदिता कहाँ है। मुझे उससे बात करनी थी, नेहा ने कहा। ठीक है, मैं कॉल करता हूँ, मेरे पास नंबर है सबके, शशांक ने कहा, और फिर सूरज को कॉल लगा दिया। हेलो, सूरज ने कहा। जी अंकल, मैं शशांक रायचंद बोल रहा हूँ। हाँ बेटा बोलो, सूरज ने कहा। अंकल जी को नेहा को नंदिता दीदी से बात करनी थी, और नंदिता दीदी का फोन ही नहीं लग रहा है, तो मैंने सोचा आपके नंबर पर लगाकर बात कर लेता हूं। नंदिता दीदी घर पर नहीं है क्या? शशांक ने कहा।
हाँ बेटा, सूरज बोले। कहीं बाहर गई है क्या? आनंद जी के साथ गई है क्या? तो मैं आनंद जी के नंबर पर कॉल कर लेता हूँ, शशांक बोला। नहीं बेटा, नंदिता घर में ही नहीं है, वह घर छोड़कर चली गई है, सूरज बोले। क्या घर छोड़कर चली गई? शशांक को एकदम से शौक लगा। क्या तुम्हें नहीं पता कुछ भी? सूरज जी बोले। क्या नहीं पता? आप किस बारे में बात कर रहे हैं अंकल? शशांक बोला। मुझे सच बताना चाहिए, सूरज खुद से बोले। आप किस बारे में बात कर रहे हैं अंकल? शशांक ने कहा। तुम्हें सच तो पता चलना ही है और मैं कोई भी सच नहीं छिपाना चाहता, सूरज बोले। शशांक को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तुम्हारी बहन नेहा को जिस लड़के ने धोखा दिया था वह कोई और नहीं बल्कि मेरा बेटा अर्नव राठौर है, सूरज ने जैसे ही कहा तो शशांक की आंखें बड़ी हो गई। हम में से कोई ये बात नहीं जानता था। नंदिता को यह बात कल रात ही पता चल गई थी, शायद नेहा ने उसे बता दिया था और इसीलिए वह नेहा से मिलने के बाद जब घर आई उसके बाद उसकी अर्नव से बहस हुई और साथ ही साथ आनंद से भी। और उसी बहस में कुछ कहासुनी हो गई और नंदिता घर छोड़कर चली गई। सूरज बोले तो शशांक को एक पल को विश्वास नहीं हुआ। हम लोगों से ढूंढ रहे हैं, आनंद भी उसे ही ढूंढने गया है पर कल रात से उसका कुछ पता नहीं चला है, सूरज ने कहा। जी अंकल, मैं भी कोशिश करता हूं, शशांक ने कहा और कॉल कट कर दिया और पलटकर नेहा की तरफ देखा जो कि उसे ही देख रही थी। हम लोगों से ढूंढ रहे हैं, आनंद भी उसे ही ढूंढने गया है पर कल रात से उसका कुछ पता नहीं चला है, सूरज ने कहा। जी अंकल, मैं भी कोशिश करता हूं, शशांक ने कहा और कॉल कट कर दिया और पलटकर नेहा की तरफ देखा जो कि उसे ही देख रही थी। जिस लड़के ने तुम्हारे साथ धोखा किया वह अर्नव राठौर है ना नेहा? शशांक ने पूछा तो नेहा की आंखें बड़ी हो गई और अगले ही पल उसने नजर झुका ली। मैं तुमसे कुछ सवाल कर रहा हूं, बताओ मुझे, क्या वह अर्नव राठौर है? शशांक ने दोबारा पूछा। हाँ भैया, वह अर्नव राठौर ही है और कल ही नंदू को इस बारे में पता चल गया था और मुझे यही लग रहा था कि नंदिता अपने घर पर झगड़ा ना करें और इसीलिए मैं उसे फोन कर रही थी। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से नंदू के घर में कोई भी प्रॉब्लम हो। तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना? अगर तुम नहीं चाहती थी कि नंदिता दीदी के घर में कोई प्रॉब्लम हो तो तुमने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई? मैंने तुमसे कितनी बार पूछा था? मैं चीजों को अपने तरीके से हैंडल करता ना, शशांक ने कहा। मैं नहीं चाहती थी भैया कि कोई भी रिश्ता बिगड़े। नहीं नंदिता और आनंद जीजू का रिश्ता बिगड़े और ना ही आपका और रूबी भाभी का। इसलिए नहीं बताया। मैं नहीं चाहती थी कि कोई भी प्रॉब्लम हो अर्नव की वजह से, क्योंकि गलती सिर्फ अर्नव की नहीं, गलती मेरी भी है और मैं इस बात को मानती हूं और जो हो गया सो हो गया। अब मैं इसी बात को पकड़कर दूसरे रिश्ते तो नहीं बिगाड़ सकती ना, नेहा ने कहा। पर तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि रिश्ते बिगड़ जाएंगे? रिश्ते क्यों बिगड़ते? मैं अर्नव से भी अपने तरीके से बात कर सकता था ना, मैं उसे समझा सकता था, चीजों को ठीक करने की कोशिश कर सकता था, शशांक ने कहा। प्लीज भैया, आपको मेरी कसम, आप कुछ नहीं करोगे। मुझे कुछ भी ठीक नहीं करना है। मुझे प्यार भीख में नहीं चाहिए। अगर उसके दिल में मेरे लिए प्यार होता तो बात इतनी आगे बढ़ती ही नहीं। यही बात मैं नंदिता को भी समझाना चाहती थी पर उसने मेरी बात नहीं सुनी, नेहा बोली। शशांक ने उसकी तरफ देखा। और आपसे भी यही कह रही हूं, प्लीज इस बात को मत बढ़ाइए कि लड़ाई झगड़ा हो। मेरी नंदिता से बात कराइए प्लीज, नेहा बोली। नंदिता दीदी घर पर नहीं है। उनका घर पर झगड़ा हुआ अर्नव के साथ और कुछ कहासुनी हो गई और वह घर छोड़कर चली गई है। शशांक ने जैसे ही कहा नेहा को उसका सिर घूमता हुआ सा महसूस हुआ और वह एकदम से सिर पकड़कर सोफे पर बैठ गई। सिर्फ इसी कारण मैं आप लोगों को कुछ भी नहीं बता रही थी। मुझे पता था यही सब होगा और मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा हो। देखिए मेरे कारण नंदू ने कितना गलत कदम उठा लिया, नेहा ने दुखी होकर कहा। तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना? तुम बता देती तो बात इतनी नहीं बढ़ती, शशांक ने उसके पास बैठकर कहा। नहीं बता सकती थी और मुझे पता है जिस तरीके से नंदिता ने किया आप भी वही करोगे। आप भी रूबी के साथ गलत व्यवहार करोगे।
उसके साथ रिश्ता तोड़ दोगे और मैं यह नहीं चाहती। मैं नहीं चाहती कि मेरी गलती की सजा मेरे अपनों को मिले, नेहा ने दुखी होकर कहा। पर इसका मतलब यह तो नहीं है कि तुम हम लोगों से सच छिपाओ। हम लोगों को सच न बताओ, शशांक ने कहा। मैं जानती हूं कि मैंने सच छिपाया, पर उसका सिर्फ एक ही कारण था कि मैं नहीं चाहती थी कि किसी की भी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए। आपसे भी मैं यही कह रही हूं भैया, प्लीज इस बात को आपके और रूबी भाभी के बीच में मत आने दीजिएगा। आप लोग एक दूसरे को पसंद करते हो, आप लोगों की 15 दिन बाद शादी है। वादा कीजिए मुझसे कि इस बात का असर आपकी शादी पर बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, और ना ही आपके और रूबी के रिश्ते पर। इन समय रूबी भाभी की कहीं से कोई गलती नहीं है और ना ही आपकी। यह सिर्फ और सिर्फ मेरी और अर्नव की गलती थी, और मैं खुद इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं। मुझे अब अर्नव से कोई शिकायत नहीं है। मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण रिश्ते बिगड़े, और पता नहीं नंदू कहाँ चली गई, कैसी होगी, किस हाल में होगी। नेहा बेहद दुखी होकर बोली। सब ठीक होगा, तुम घबराओ मत। हम लोग ढूंढ लेंगे उन्हें। आनंद जी ढूंढ रहे हैं, शशांक ने समझाया। ढूंढोगे पर पता नहीं कब ढूंढ पाओगे। पता नहीं किस हाल में होगी मेरी नंदू। मुझे बहुत बेचैनी हो रही है, इसीलिए मैं नहीं बता रही थी। फिर सब कुछ बिखरने लगा सच पता चलते ही। अगर कभी भैया आपने रूबी के साथ में कुछ गलत व्यवहार किया या रिश्ता तोड़ा तो मैं सच कह रही हूं, मैं जान दे दूंगी। आपको मेरी कसम, अगर आपने रिश्ता तोड़ा, आप कुछ भी, बिल्कुल भी ऐसा वैसा कुछ नहीं करोगे। आपके और भाभी के रिश्ते को खराब नहीं करोगे। नेहा दुखी होकर बोली। नेहा बेवकूफों जैसी बातें मत करो, शशांक बोला। मैं बेवकूफी वाली बात नहीं कर रही हूं भैया, मैं सच कह रही हूं। अगर आपने रूबी भाभी से रिश्ता तोड़ा तो मैं सच में जान दे दूंगी, और आपको पता है कि मैं ऐसा कर सकती हूं। मैं अपने सिर पर और बोझ नहीं ले सकती। पहले ही मुझे डर था कि मेरे कारण नंदिता का और आनंद जीजू का रिश्ता खराब हो जाएगा। इसी वजह से मैं नहीं बोल रही थी, पर फिर भी वही हुआ ना। आज मेरे कारण नंदिता घर छोड़कर चली गई, मेरे कारण नंदिता और आनंद जीजू के बीच झगड़ा हुआ और उसके परिवार में प्रॉब्लम आई। अब अगर मेरे कारण आपके और रूबी के बीच कोई प्रॉब्लम आई तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मुझे आना ही नहीं चाहिए था दिल्ली। मुझे आना ही नहीं चाहिए था आप लोगों की जिंदगी में। न मैं यहां आती, न अर्नव से मिलती। काश कि आपसे मिली ही नहीं होती तो सब कुछ सही रहता। काश कि दिल्ली नहीं आई होती तो नंदू की जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं होती। काश कि मैं जिंदा ही नहीं होती। मेरे जैसे इंसान को तो जीने का हक नहीं है। काश कि मम्मी पापा के साथ में भी मर गई होती तो इतना सब झंझट ही नहीं होता। किसी की जिंदगी में बिखराव नहीं आता। नेहा न जाने क्या क्या बोले जा रही थी, दर्द और गुस्सा उस पर बहुत ही ज्यादा हावी था। शशांक ने उसे अपने गले से लगा लिया। बस नेहा, शांत हो जा। तेरी कहीं से कोई गलती नहीं है। गलती अर्नव राठौर की है। तूने तो सिर्फ उसे प्यार किया था, पर उसने धोखा दिया, और तू बिल्कुल भी फिक्र मत कर। मैं रूबी के साथ रिश्ता खत्म नहीं करूंगा। उसे किसी भी तरीके की तकलीफ नहीं होने दूंगा। इस बात का असर हमारी शादी पर नहीं पड़ेगा। 15 दिन बाद हमारी शादी होनी है, और उसी दिन हमारी शादी होगी, मैं वादा करता हूं। और जल्दी ही नंदू दीदी को भी ढूंढ लेंगे हम लोग। अपने ऊपर कुछ भी मत सोच। अपने दिल पर कोई भी बोझ मत रख। प्लीज नेहा, और खुश रहने की कोशिश कर। और आज के बाद कभी यह मत कहना कि तुझे मर जाना चाहिए था या तुझे यहां आना ही नहीं चाहिए। तू नहीं जानती तू मेरे लिए क्या है। जिंदगी मिल गई है मुझे तेरे मिलने के बाद। ऐसा लगता है कि जैसे तेरे रूप में मुझे मम्मी और पापा भी मिल रहे हैं। आप खबरदार, जो कभी दोबारा ऐसी बात की तो मैंने कहा ना, तेरी कहीं से कोई गलती नहीं है। और रही बात अर्नव की, तो उससे मेरी नाराजगी है, पर ठीक है, अगर तू इस बात को खत्म करना चाहती है तो मैं भी खत्म करता हूं, शशांक बोला। तो नेहा ने भरी आंखों से उसे देखा। और अब तू शशांक रायचंद की बहन है, कोई आम लड़की नहीं। इसलिए बिल्कुल घबराना मत। अर्नव जैसे लड़के तेरे आगे खड़े होने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे।
तू अभी समझती नहीं है तेरे भाई की क्या औकात है दिल्ली शहर में? शशांक ने कहा। मुझे कुछ नहीं समझना। मुझे किसी का सिर नहीं झुकाना है और ना ही मुझे किसी से बदला लेना है। मैं भी सुकून की जिंदगी चाहती हूं भैया, सिर्फ सुकून की जिंदगी। अपनी जिंदगी में भी सुकून चाहती हूं और मेरे अपनों की जिंदगी में भी, और इसीलिए मैं नहीं बता रही थी। मैं नहीं चाहती थी कि किसी की भी घर में कलह हो। आखिर में वही गया ना। मेरी नंदू का रिश्ता बिखर गया मेरे कारण। मेरी गलतियों की सजा मेरी नंदू को मिल गई। पता नहीं कहाँ होगी, वह किस हाल में होगी। मुझे अपनी बहन के जैसा प्यार करती है और मैंने क्या किया? अपनी ही बहन का घर बर्बाद कर दिया। सब मेरी ही गलती है, नेहा रोते हुए बोले जा रही थी। शशांक भी बेहद भावुक हो गया था। कहा ना मैंने तेरी गलती नहीं है, तू अपने मन पर बोझ मत रख और नंदिता दीदी की फिक्र मत कर। उन्हें हम ढूंढ कर ले आएंगे, उन्हें जल्द से जल्द उन्हें ढूंढ लेंगे, बिल्कुल भी फिक्र मत कर तू, शशांक बोला और जैसे तैसे नेहा को शांत कराया। वहां नितिन और आनंद पूरा दिन नंदिता को ढूंढते रहे। हर होटल और गेस्ट हाउस, हर जगह पर, हर धर्मशाला में जाकर ढूंढ लिया पर नंदिता का कहीं कुछ भी पता नहीं चला। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सब जगह से जानकारी निकालने की कोशिश की पर कुछ भी पता नहीं चला था। आखिर थक हार कर आनंद शाम को घर वापस आ गया। नंदिता हरिद्वार पहुंची और उस आश्रम में आई। एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ से मिली। जी कहिए कहिए, मैनेजर ने पूछा। मैंने दिल्ली में आपका बोर्ड देखा था। असाध्य रोगों का इलाज आयुर्वेदिक और नेचुरोपैथी से किया जाता है। मुझे भी हार्ट की प्रॉब्लम है और मैं यहां पर रहकर अपना इलाज कराना चाहती हूं, नंदिता ने कहा। जी बिल्कुल, आपका इलाज हो जाएगा। आप रजिस्ट्रेशन करा दीजिए और फीस पे कर दीजिए, मैनेजर ने कहा। सर मुझे यहां पर काम मिल सकता है क्या? मैं पढ़ी लिखी पोस्ट ग्रेजुएट लड़की हूं। मैंने भी .एड भी किया है, इससे मैं अपना खर्चा निकाल पाऊंगी। एक्चुअली मैं अकेली हूं और इलाज का खर्चा। कहते कहते नंदिता रुक गई। उसी समय स्वामी कार्तिकेय वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने नंदिता को देखा तो मैनेजर के पास आए। हमारे यहाँ शिक्षिका की जरूरत है, इन्हें वहां रख दीजिए और यहाँ पर पढ़ाने के बदले में इनका रहना खाना हो जाएगा और साथ ही इलाज भी। किसी जरूरतमंद को द्वार से लौटाना ठीक नहीं है, कार्तिकेय जी ने कहा। मैनेजर ने नंदिता को स्कूल में अपॉइंट कर दिया। साथ ही उसके रहने का इंतजाम रागनी के साथ कर दिया। नंदिता कमरे में आकर लेटी और आंखें बंद कर ली। आपसे दूर आ गई हूं पर मन वहीं पर छूट गया है डॉक्टर साहब। पर मजबूरी है मेरी भी। अगर ईश्वर ने चाहा और मैं जिंदा बची तो आपके पास जरूर आऊंगी और वरना आपके बच्चे को आपके पास भेज दूंगी। मैं जानती हूं आप मुझसे नाराज होंगे और शायद नफरत भी करो क्योंकि इस तरीके से आपको छोड़कर चली आई। पर मेरी भी मजबूरी है। एक तो आपने मेरी बात का विश्वास नहीं किया तो मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हुई। दूसरा, इस बीमारी के साथ आपके साथ नहीं रहना चाहती मैं। आपको पल पल मरते हुए नहीं देखना चाहती। मेरे लिए तड़पते हुए नहीं देखना चाहती। नंदिता बोली और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे कि तभी रागनी ने आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। नंदिता ने जल्दी से आंसू पोंछे। नमस्ते, मेरा नाम रागिनी है, मैं इसी कमरे में आपके साथ रहूंगी। क्या हुआ, कुछ तकलीफ है क्या? आप रो क्यों रही है? रागिनी ने पूछा। नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही अपने घर वालों की याद आ गई, नंदू बोली। अगर इतना प्यार है तो फिर इस तरीके से क्यों आई? मतलब जैसा मैंने सुना बाहर तुमने कहा कि तुम अकेली हो इसलिए। कहते कहते रागिनी रुक गई। नंदिता ने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे अपनी दोस्त समझ सकती हो पर तुम पर कोई दबाव नहीं है कि तुम अपने बारे में बताओ। जब तुम्हारी मर्जी हो तो मुझे कह देना और विश्वास रखो तुम्हारी सच्ची दोस्त और सच्ची शुभचिंतक साबित होंगी। वैसे भी मैं अनाथ हूं, जिंदगी इसी आश्रम में निकली है और आगे भी नहीं निकलेगी, पर परिवार के महत्व को समझती हूं और तुमसे यही कहना चाहूंगी कि अगर कोई छोटी मोटी बात है तो उसको दिल से निकाल दो, रागिनी ने कहा। नंदिता ने कोई जवाब नहीं दिया और वापस से आंखें बंद कर ली। सूरज खाने की प्लेट लेकर अर्नव के कमरे में पहुंचे तो देखा कि अर्नव सोफे पर बैठा ना जाने क्या सोच रहा था। सूरज ने खाने की प्लेट टेबल पर रखी और अर्नव के पास आकर बैठ गए।
क्या क्या सोच रहे हो? चलो चलो खाना खा लो, सूरज ने कहा। पापा आप क्यों लेकर आए? माला आंटी है ना, वह खाना ले आती, आप क्यों बेवजह ही परेशान मत होइए पापा, अर्नव ने कहा। कुछ भी बेवजह नहीं है बेटा, और ना ही मैं बेवजह परेशान हो रहा हूँ। तुम मेरे बेटे हैं और जानता हूँ मैं इस समय तुम्हें मेरी जरूरत है। तुम मेरे और आनंद के ही सबसे ज्यादा करीब हो बचपन से। जब भी संध्या तुमसे नाराज हो जाती थी या तुम्हें मारने के लिए आती थी तो तुम या तो मेरे पास छिपते थे या आनंद के, सूरज बोले। अर्नव ने उनकी तरफ देखा। तुम शुरू से शैतान थे और आनंद शांत रहता था, इसलिए तुमने संध्या से ज्यादा डांट भी खाई है और मार भी खाई है। और उससे पिटने के बाद कभी भी तुम उसके पास नहीं जाते थे, हमेशा मेरे पास ही आते थे और मैं ही तुम्हें हमेशा अपने सीने से लगाता था और तुम्हें संभालता था, सूरज बोले। आज भी संध्या तुमसे नाराज है, इसलिए मैं तुम्हारे पास हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि इस समय तुम्हारे दिल को सुकून सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पापा दे सकते हैं और कोई नहीं, सूरज ने कहा तो अर्नव के गले लग गया। पापा आप मेरे साथ हो तो मैं सब सही कर दूंगा, बस कल की सुबह से मैं हर कुछ सही करने की कोशिश करूंगा। मैं नेहा से भी माफी मांग लूंगा पापा, बाकी लड़कियों से भी मैं माफी मांग लूंगा। मम्मी आनंद भैया से सबसे माफी मांग लूंगा, बस नंदिता भाभी वापस आ जाए तो सब ठीक हो जाएगा, अर्नव ने कहा। परेशान मत हो तुम, नंदिता जरूर मिलेगी और बहुत जल्द मिलेगी। बस अब तुमने अगर सोच लिया है कि तुम्हें सब सही करना है तो तुम बस अपने स्तर से शुरू करो। खुद को साबित करो अर्नव, सबको दिखा दो कि तुम अब वो अर्नव नहीं हो जो पहले थे। तुम बदल गए हो, तुम अब इस घर के बेटे हो, अर्नव राठौर हो। आनंद को भी अपनी अच्छाइयों से एहसास करा दो कि तुम सही हो और अब तुम कोई भी गलती नहीं करोगे, और देखना जैसे ही आनंद और संध्या को विश्वास हो जाएगा कि तुम बदल गए हो पूरी तरीके से, वह दोनों तुम्हें माफ कर देंगे, सूरज ने कहा। जी पापा मैं पूरी कोशिश करूंगा, अर्नव ने कहा। चलो अब खाना खा लो, सूरज बोले। पापा मैं खा लूंगा। आप जाइए आराम कीजिए, वैसे भी अभी मेरा मन नहीं है, अर्नव ने कहा। मैं तो तभी जाऊंगा जब तुम खाना खत्म कर दोगे और मुझे आराम भी तक मिलेगा जब तुम आराम से रहोगे, सूरज ने कहा तो अर्नव प्लेट उठाई और खाना खाना शुरू कर दिया। उसने जितनी देर खाना खाया सूरज वहीं उसके पास बैठे रहे। खाने के बाद अर्नव ने प्लेट में रख दी। पापा मेरा खाना हो गया है, आप प्लीज जाकर आराम कीजिए और आप बिल्कुल भी मेरी फिक्र मत कीजिए। अब मैं इतना कमजोर नहीं हूं कि कुछ भी गलत करूं। उस समय भावना में बहकर मैं गलत कदम उठाने लगा था, पर अब कुछ भी गलत नहीं होगा मुझसे। अपनी हर गलती को सुधार लूंगा और सब कुछ सही कर दूंगा, अर्नव ने कहा तो सूरज ने उसके कंधे पर हाथ रखकर थपका और फिर अपने कमरे में चले गए। अर्नव भी अपने बिस्तर पर आ लेटा, आंखें बंद करते ही आंखों के आगे नेहा का चेहरा आ गया और नेहा के साथ बिताए पल उसके दिमाग में घूमने लगे। नेहा के साथ जब से वह रात बीती है तब से हमेशा मन में एक गिल्ट रहता था। समझ नहीं पा रहा था कि यह गिल्ट किस लिए है, पर अब समझ में आया कि जब गलत करते हैं तो आपकी अंतरात्मा आपको कचोटती है, और वह गलत जब आप उसके साथ करो जिसे आप प्यार करते हो तो आपको और ज्यादा तकलीफ होती है। मैं समझ नहीं पाया, पर यही सच है कि नेहा से मैं प्यार करने लगा था, इसीलिए शायद मुझे इतनी ज्यादा तकलीफ और इतनी ज्यादा गिल्ट महसूस हो रहा था नेहा के साथ बिताई उस रात का। अर्नव सोच रहा था। जानता हूं प्यार का एहसास देर से हुआ है, पर हो गया है और अब मैं नेहा से माफी मांग लूंगा। अगर वह मुझे माफ कर देगी तो मैं उसके साथ शादी कर लूंगा और हमेशा उसे खुश रखूंगा। बाकी लड़कियों से भी कल मिलकर माफी मांग लूंगा जिन जिनका दिल मैंने दुखाया है। उन सब से हाथ जोड़कर माफी मांग लूंगा। जैसा कि मम्मी ने कहा, भले उनकी भी सहमति थी और मैं भी कभी भी इतना आगे किसी के साथ नहीं बढ़ा था, पर फिर भी गलती तो मेरी भी थी। मुझे भी इस तरीके से किसी के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए था। बाकी नेहा की बात अलग है। नेहा भी मुझे प्यार करती है, सच्चे दिल से प्यार करती है और मैं भी उसे चाहने लगा हूं। उसके साथ अपना रिश्ता सही करने की पूरी कोशिश करूंगा। जानता हूं नाराजगी बहुत ज्यादा होगी और शायद वह मुझे माफ भी ना करें इतनी आसानी से, पर कोई बात नहीं, माफ नहीं करेगी तो उसकी नाराजगी भी मुझे मंजूर है, पर मैं माफी जरूर मांगूं। मुझे माफ करना और अपनी जिंदगी में शामिल करना उसका डिसीजन है, पर अपनी कोशिश में जरूर करके देखूंगा,
अर्नव ने मन ही मन कहा और फिर फोन उठाकर नेहा को कॉल लगाने लगा, पर नेहा का फोन स्विच ऑफ जा रहा था क्योंकि अर्नव के पास नेहा का वह वाला नंबर था जो कि बंद हो चुका था। कल कहीं से नेहा का दूसरा नंबर लेने की कोशिश करता हूं। शशांक तो मुझे नंबर देगा नहीं, रूबी से मांग लूंगा। रूबी जरूर मेरी मदद करेंगी, अर्नव ने खुद से ही कहा और फिर आंखें बंद कर ली। पूरे दिन की घटना उसकी आंखों के आगे घूम रही थी और साथ ही साथ कभी नंदिता तो कभी नेहा का चेहरा। जानता हूं आप दोनों का गुनहगार हूं मैं, और शायद आप दोनों इतनी आसानी से मुझे माफ नहीं करोगी, पर हर इंसान को अपनी गलती सुधारने का एक मौका तो मिलता है और बस पापा ने मुझे वह मौका दिया है, तो बस इस मौके को मैं यूं ही नहीं जाने दूंगा, अपनी गलती को सुधार लूंगा। मुझे माफ करना ना करना आप दोनों की का डिसीजन है, पर अपनी कोशिश तो मुझे करनी होगी। अब मुझे यह साबित करना है कि मेरी रगों में उस गंदे आदमी के खून का असर नहीं है, बल्कि मेरे पापा की परवरिश का असर है। मुझे मेरे पापा को फिर से शर्मिंदा नहीं करना है। उन्होंने बचपन से ही आनंद भैया से ज्यादा मुझे प्यार किया, मेरी केयर की, और आज भी वो मेरे साथ खड़े हैं, आनंद भैया की साइड नहीं, और मैं अब पापा को मायूस नहीं होने दूंगा। पापा ने जो मुझ पर विश्वास दिखाया है उस विश्वास पर मुझे खरा उतरना है, और इसके लिए मुझे जो करना होगा वह मैं करूंगा, और इस बार यह साबित करके रहूंगा कि मैं गलत नहीं हूं। मैं सुधर गया हूं, मैं अच्छा इंसान बन गया हूं, और मैं अपनी पहचान बनाऊंगा, बिल्कुल निमेश और आनंद भैया की तरह, जिस पर पूरे परिवार को गर्व है। और मैं अब मुझे कोई भी गलती नहीं करनी है, बस जो गलतियां हुई है उन्हें सुधारना है। अर्नव ने मन ही मन सोचा और सोचते सोचते उसे नींद आ गई। शशांक ऑफिस से निकला तो रूबी को साथ ले रेस्टोरेंट चला गया। रूबी को भी अब तक नंदिता किए जाने के बारे में पता चल गया था, और जो कुछ भी घटना हुई थी उन सब के बारे में भी उसे जानकारी मिल चुकी थी। वह इस समय बेहद उदास थी और उसे समझ नहीं आ रहा था वह शशांक से क्या बात करें और क्या ना करें। उसे भी इस बात का अफसोस होने के साथ साथ डर भी था कि नेहा के साथ जिस लड़के ने धोखा किया वह कोई और नहीं बल्कि अर्नव है, पर उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। फिर भी वह इस बात से बेचैन थी कि ना जाने शशांक उसके साथ कैसा व्यवहार करेगा। ऑफिस के बाद वह शशांक के साथ डिनर के लिए आ गई थी, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि शशांक नाराज है या नहीं। शशांक ने अरुणा से पूछकर परमिशन ले ली थी कि रूबी के साथ डिनर करते हुए रूरी को गाजियाबाद छोड़ देगा, और अरुणा को इस बात पर कोई आपत्ति नहीं थी। क्या हुआ, रूबी इतनी परेशान क्यों हो? शशांक ने रूबी के हाथ को अपने हाथ में थामकर कहा, तो रूबी ने भरी आंखों से उसकी तरफ देखा। क्या हुआ? शशांक उसे ऐसे दुखी देख परेशान हो उठा। मैं सच कह रही हूं शशांक, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैं खुद आज सुबह से शोक्ड हूं जब से मुझे पता चला है कि नंदिता भाभी चली गई, और इन सब का कारण अर्नव और भैया है, रूबी ने कहा। मैंने तुमसे कुछ कहा? मैंने तुम पर कोई आरोप लगाया, कोई ब्लेम लगाया, कोई शिकायत की? शशांक ने कहा तो रूबी ने नमे गर्दन हिला दी। शशांक ने उसके गाल से हाथ लगाया। मैं जानता हूं कि तुम्हारी कहीं से कोई गलती नहीं है, क्योंकि जब घर में कोई भी नहीं जानता था तो तुम कैसे जानोगी? हाँ, मुझे तकलीफ हुई और मैं अर्नव से बहुत नाराज हूं, पर इसका मतलब यह नहीं कि तुमसे नाराज हो जाऊंगा। तुम्हारी जब कोई गलती नहीं है तो तुमसे मैं भला क्यों कुछ कहूंगा? 13 दिन बाद हमारी शादी है रूबी, और बस यह दिन मैं तुम्हारे साथ अच्छे से बिताना चाहता हूं, अपने रिश्ते को मजबूत करना चाहता हूं, शशांक ने कहा तो रूबी के दिमाग से टेंशन खत्म हुई और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अच्छा बताओ क्या खाओगी? शशांक ने रूबी से कहा। जो आपको पसंद हो मैं भी वही खा लूंगी। अरे ऐसे कैसे, पहली बार मेरे साथ डिनर पर आई हो तो ऑर्डर तो तुम्हारी पसंद का ही होगा। चलो ऑर्डर करो, शशांक ने कहा तो रूबी ने दोनों के हिसाब से ऑर्डर कर दिया। शशांक बस मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। दोनों ने डिनर किया, उसके बाद बाहर आ गए। अब तुम्हें गाजियाबाद छोड़ देता हूं, वहां तक जाने में भी अच्छा खासा टाइम लगेगा, और अगर पहले ही बहुत टाइम हो गया तो बेवजह ही मम्मी नाराज हो जाएंगे, शशांक बोला तो रूबी खिलखिला उठी। क्या हुआ, इतना हंसने की क्या बात है? मतलब आप भी मम्मी से डरते हो? रूबी ने कहा। अरे तो डरूंगा नहीं क्या? आखिर सासू माँ है, मेरी नाराज नहीं कर सकता मैं उन्हें, शशांक ने रूबी के गले में अपने हाथ लपेटे के कहा। रूबी ने उसकी आंखों में देखा और फिर अपनी नजरें झुका ली। तुम बहुत अच्छी हो रूबी, बहुत समझदार, और मैं खुद को बहुत ही लकी समझता हूं कि मेरी लाइफ में तुम आ रही हो। तुमसे इतना ही कहना चाहता हूं कि हमेशा मेरा साथ देना,
सामने फिर कोई भी क्यों न हो पर तुम्हें मैं हमेशा अपनी तरफ खड़ी देखना चाहता हूं, शशांक ने कहा। रूबी ने गर्दन हिला दी। चलो चलते हैं, काफी टाइम हो गया, शशांक बोला और रूबी को गाड़ी में बिठाया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। शशांक से आज की बातचीत से रूबी के मन से टेंशन खत्म हो गई थी। शशांक गाड़ी ड्राइव कर रहा था तो रूबी ने उसकी बाह में अपना हाथ लपेटा और उसके कंधे से सिर टिका लिया। आई लव यू, शशांक ने झुककर उसके माथे को किस किया और भी ध्यान से गाड़ी चलाने लगा। रूबी के चेहरे पर खूबसूरत मुस्कान आ गई। शशांक रूबी गाजियाबाद पहुंचे तो शशांक ने रूबी के बंगले से थोड़ी दूर पर गाड़ी रोक दी। रूबी ने शशांक की तरफ देखा तो शशांक ने अपनी बाहें फैला दी। रूबी ने अपना सिर उसके सीने से टिका दिया। थैंक यू रूबी। थैंक यू सो मच मेरे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। आज बहुत अच्छा लग रहा है। सुबह से बड़ा ही टेंशन और स्ट्रेस था। जब से अर्नव और नेहा के बारे में पता चला दिमाग बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो गया था। तुम्हारे साथ टाइम बिताकर कुछ देर को ही सही सारी टेंशन्स भूल गया मैं। आप टेंशन मत लीजिए, सब सही हो जाएगा और देखिएगा आप नेहा की जिंदगी में भी खुशियां वापस आ जाएंगी, रूबी ने कहा। आई होप सो, शशांक बोला और फिर रूबी उसके घर ड्रॉप करके वापस निकल गया। रूबी के आने तक मिताली भी दिल्ली निकल गई। इतना कुछ हुआ कि वो भी अब यहां रुक न सकी। उसे दिल्ली जाकर देखना था कि नंदू आई या नहीं और घर में सब कैसे है। आनंद कमरे में आया और बिस्तर पर जा गिरा। थकान से पूरा शरीर टूट रहा था और आंखों में जलन हो रही थी क्योंकि पिछली पूरी रात नहीं सोया था और पूरा दिन नंदिता को ढूंढता रहा था। बावजूद इसके उसे नींद नहीं आ रही थी और दिमाग में हलचल मची हुई थी। दिल बेचैन था और दिमाग में हलचल मची हुई थी। नंदिता आखिर कहाँ गई? आनंद को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। किसी होटल धर्मशाला में नहीं थी। तुम ऐसे कैसे चली गई सबको छोड़कर? पूरे परिवार को छोड़कर तुम सबको इतना प्यार करती हो, मुझे प्यार करती हो, दिवाकर भैया और भाभी को इतना चाहती हो, फिर क्यों किसी को कुछ भी नहीं बताया? क्यों इतना अपना मन इतना मजबूत कर लिया कि सबको छोड़कर चली गई? आनंद खुद से बोला और नजर बेड के खाली हिस्से पर गई जहां पर नंदिता सोती थी और आनंद की आंखें फिर से भर आई। प्लीज नंदिता आ जाओ ना। कहाँ हो तुम? क्यों तड़पा रही हो मुझे? आनंद ने खुद से ही कहा और आंखें बंद कर ली। नंदिता के बारे में सोचते सोचते उसे भी थकान के कारण नींद आ गई। अगले दिन से फिर से आनंद ने नंदिता को ढूंढना शुरू कर दिया। वह हॉस्पिटल गया, काम किया और बाकी समय नंदू को ढूंढा। इसके अलावा उसने नितिन से बोल दिया था ढूंढने और नितिन ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली पर नंदिता का कहीं पर कुछ भी पता नहीं चला। 2 दिन ऐसे ही निकल गए और नंदिता का कहीं कुछ पता नहीं चला। वहीं इस बीच अर्नव ने जिन जिन लड़कियों के साथ अब तक रिलेशन थे उन सब से मुलाकात की और सबसे अपने हर एक बात हर व्यवहार के लिए माफी मांगी। कुछ लड़कियों ने उसे माफ कर दिया यह कहकर कि दोनों तरफ से था तो कोई बात नहीं, गलती अकेली अर्नव की नहीं है, तो कुछ लड़कियों ने उसे 2-4 खरी खोटी भी सुनाई। पर यह तो अभी शुरुआत थी और अर्नव के दिल को काफी हल्का महसूस हो रहा था। सूरज बोलते कुछ भी नहीं थे पर उनकी पूरी नजर थी अर्नव पर और उन्हें इस बात की खुशी और तसल्ली थी कि अब अर्नव सुधरने की कोशिश कर रहा है और वह सबसे मुलाकात कर रहा है। सूरज उस पर नजर रखे हुए थे और वह देख रहे थे कि किस तरह से अर्नव लड़कियों की गालियां, उनका गुस्सा बर्दाश्त कर भी उनसे माफी मांग रहा था और उनसे माफी मिल भी रही थी उसे। जब 2 दिन तक नंदिता के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया तो हार कर आनंद ने एक प्राइवेट डिटेक्टिव को हायर कर लिया। नंदिता की फोटो और सारी डिटेल उसे दे दी। सर मैं पूरी कोशिश करूंगा, डिटेक्टिव ने कहा। कोशिश नहीं करनी है, आपको उसे ढूंढ कर लाना है। कहीं से भी आपको लाना है पर उसे ढूंढ कर लाना है। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लाना है। बदले में आपने जो अमाउंट मंगा है मैं उससे दुगना आपको दूंगा। जी सर, मैं आज से ही काम पर लग जाता हूं, डिटेक्टिव बोला और फिर वहां से चला गया। न जाने और कितना इंतजार करना होगा मुझे नंदिता तुम्हें वापस पाने के लिए। और तुम्हें इतनी नाराजगी हो गई अपने डॉक्टर साहब से कि तुम इस तरीके से चली गई। तुमने एक बार पलट कर देखा भी नहीं कि मेरी क्या हालत है, घर में सबकी क्या हालात है। आनंद ने खुद से ही कहा और फिर अपने काम में व्यस्त हो गया। इसके साथ ही वह नंदू को अपने स्तर पर भी ढूंढ रहा था। रूबी और शशांक के रिश्ते में भी गहराई आ रही थी।
रूबी वैसे भी पूरे टाइम ऑफिस में ही रहती थी और अब तो शशांक अक्सर काम के बहाने से उसे अपने केबिन नहीं बिठाकर रखता और हर पल उसे निहारता रहता तो कभी उससे बातें करते करते काम करता। रूबी शशांक को प्यार करने लगी थी और उस पर शशांक का इतना अच्छा व्यवहार उसके मन में और भी ज्यादा शशांक के लिए प्यार बढ़ाता जा रहा था। रोज ही दोनों का लंच और डिनर साथ होता था। शशांक के साथ डिनर के बाद रूबी घर पहुंची ही थी कि उसका फोन बज उठा। अर्नव भैया, रूबी ने बोला और फिर फोन उठाया। हाँ भैया, रूबी ने कहा। मुझे तुझसे कुछ जरूरी काम है, मेरी मदद करेंगी रूबी प्लीज, अर्नव ने कहा। जी भैया बताइए क्या काम है, रूबी ने पूछा। मुझे नेहा का नंबर चाहिए, नेहा का जो नंबर मेरे पास था वह आजकल नहीं चल रहा है और तेरे अलावा मैं किसी से नहीं ले सकता, अर्नव ने कहा। पर भैया, रूबी ने कहा, क्या तुझे अपने भाई पर विश्वास नहीं है? मैं मानता हूं जो गलतियां हुई मुझसे उनके लिए मुझे माफी मिलना आसान नहीं और मैं हर गलती स्वीकार करता हूं। किसी से भी झूठ नहीं कह रहा हूं, मैं अब सच में सुधरना चाहता हूं और सब सही करना चाहता हूं। तू चाहे तो पापा से पूछ सकती है। मैं सब कुछ सही कर रहा हूं। मैंने अपनी सभी एक्स गर्लफ्रेंड से माफी मांग ली है और अब मेरी जिंदगी में कोई भी नहीं है। बस अब नेहा रह गई है जिससे मुझे माफी मांगना है और मैं उससे माफी मांगना चाहता हूं। मैंने उसे बहुत हर्ट किया है और एक बार मैं उससे माफी मांग लूं तो मेरे दिल को सुकून मिल जाएगा, अर्नव बोला। पर भैया मुझे लगता है कि नेहा आपको माफ नहीं करेगी और शशांक भी आपसे बहुत ज्यादा नाराज है, रूबी बोली। नाराज है मुझे पता है, वह मुझे भले माफ ना करे पर मैं अपनी तरफ से माफी मांगना चाहता हूं। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं नेहा से बेहद प्यार करता हूं। पर इसका मतलब यह नहीं कि मैं उसे जबरदस्ती पाना चाहता हूं। मैं बस उससे माफी मांगना चाहता हूं और अपने दिल की बात कहना चाहता हूं। उसके साथ जो गलत व्यवहार किया उसके लिए हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहता है। मैं सच में शर्मिंदा हूं और चाहता हूं सब कुछ सही हो जाए, प्लीज नेहा मेरी हेल्प कर। अपने भाई पर विश्वास रख, मेरे मन में कुछ भी गलत भावना नहीं है, अर्नव बोला। मैं जानती हूं भैया, जब आपने मामा जी का नाम लिया तभी मैं समझ गई कि अब आप सही रास्ते पर जा रहे हो। बस मुझे डर यह है कि शशांक कहीं इस बात से नाराज ना हो जाए कि मैं आपकी मदद कर रही हूं, रूबी बोली। अगर ऐसा है तो मत कर मदद, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण किसी और की लाइफ में प्रॉब्लम आए। ऑलरेडी मेरे सिर पर बहुत बड़ा बोझ है आनंद भैया और भाभी को लेकर। अब मैं नहीं चाहता हूं कि तेरे और शशांक के बीच में कोई भी प्रॉब्लम आए, रहने दे, मैं कहीं और से नंबर ले लूंगा, अर्नव ने कहा और कॉल कट कर दिया। कुछ ही देर में उसके फोन पर रूबी का मैसेज आ गया जिसमें नेहा का नंबर था। अगर मेरे भैया अच्छाई के रास्ते पर चलना चाहते हैं तो उनकी बहन हर कदम पर उनके साथ है। भले इसके लिए अगर मुझे शशांक की नाराजगी भी झेलनी पड़े तो मैं झेल लूंगी, पर मैं आपका साथ दूंगी भैया, क्योंकि मैं जानती हूं इस समय आप गलत नहीं हो, आप सही हो। रूबी का मैसेज था। थैंक यू सो मच रूबी, तुमने आज मेरी बहुत बड़ी मदद कर दी, अर्नव ने भी रूबी को मैसेज कर दिया। मैं भी बस यही चाहती हूं कि नेहा की लाइफ में भी सब कुछ सही हो जाए और अगर आप उसे प्यार करते हो और आपको एहसास है तो सब कुछ सही हो जाएगा। नेहा भी आपको बेहद चाहती है और अब जबकि आपको आपकी गलती का एहसास हो गया है और शायद आपके प्यार का भी, तो मैं आपका साथ जरूर दूंगी ताकि नेहा और आपकी जिंदगी में भी सब सही हो जाए। जानती हूं कि शायद इसके कारण मुझे शशांक की नाराजगी सहन करनी पड़े, क्योंकि आज की डेट में शशांक आपको सिर्फ नापसंद ही नहीं करते बल्कि शायद आपसे नफरत करते हैं। पर कहते हैं ना, प्यार और जंग में सब जायज है। अगर नेहा और आप एक दूसरे को चाहते हो तो शशांक को भी मानना ही पड़ेगा। अगर नेहा आपके साथ खुश हैं तो मैं आपकी मदद जरूर करूंगी, नेहा के लिए, उसकी खुशी के लिए और हाँ आपकी खुशी के लिए भी। और अभी शशांक को कुछ नहीं बताऊंगी वरना वो आपको कोशिश भी नहीं करने देंगे, रूबी ने खुद से यह कहा और फिर अपने कमरे में चली गई। आज भी उसका पूरा दिन शशांक के साथ बहुत ही अच्छा बीता था। घर में शादी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी, सब लोग नंदिता के कारण परेशान भी थे, पर फिर भी शादी का मुहूर्त था तो शादी तय मुहूर्त पर ही होनी थी। रूबी की पसंद का हर कुछ लिया जा रहा था।
फिर चाहे विक्रांत हो या मिस्टर रायचंद, कोई भी किसी भी तरह की कमी नहीं चाहते थे। हर तैयारी एक से बढ़कर एक हो रही थी। चाहे वह शादी के लिए बैंक्वेट हॉल हो, गहने कपड़े हो या रिश्तेदारों के ठहरने का इंतजाम, सब कुछ एक से बढ़कर एक हो रहा था। शिवांश भी विक्रांत की पूरी तरीके से मदद कर रहा था और उसने पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले रखी थी। उसे यूं जिम्मेदारी से काम करते देख अरुणा और विक्रांत दोनों बेहद खुश थे। वैसे आपसे एक बात कहूं, शिवांश बड़ा है और रूबी की शादी हम पहले कर रहे हैं। मैं क्या सोचती हूं कि रूबी की शादी होते ही शिवा के लिए भी कोई अच्छी लड़की देख लेते हैं, अरुणा ने विक्रांत से कहा। हम भी यही सोच रहा था कि शिवा का ब्याह भी रूबी के ब्याह के बाद कर दे। और सच बताएं, हम तुमसे बात भी करने वाले थे। हमारे एक मित्र है, वह अभी लंदन में रहते हैं। उनकी एक बेटी है, वह चाहते हैं कि शिवा की शादी उसके साथ हो जाए, विक्रांत ने कहा। पर एक बार शिवा से पूछ लीजिए, और फिर दूसरी बात, और वह लोग विदेश में बसे हुए हैं, तो उनकी बेटी पता नहीं यहां पर एडजस्ट कर पाएगी या नहीं। हमारे शिवा के साथ उसका जमेगा या नहीं जमेगा। आप सब कुछ सोच समझकर ही फैसला लीजिएगा, क्योंकि शादी ब्याह का मामला है, कुछ भी जल्दबाजी ठीक नहीं रहती। अगर वह लड़की हमारे शिवा के लायक होगी तो ही हम हाँ करेंगे, सिर्फ इसलिए नहीं कि आपके दोस्त हैं और हम हाँ बोल दे। अरुणा ने कहा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, और अभी ऐसी कोई बात भी नहीं है। अभी तो हमने उनसे 5-6 महीने का समय मांगा है। हम सोच रहे हैं कि 6 महीने बाद शिवा को लंदन भेज दें उनके साथ एक प्रोजेक्ट करने के लिए। उसी दौरान अगर दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो रिश्ता कर देंगे, और अगर शिवा उसे नापसंद करता है तो फिर रिश्ते की कोई बात ही नहीं होगी और हम उनसे क्षमा मांग लेंगे, विक्रांत बोले। इसके लिए 6 महीने रुकने की क्या जरूरत है? आप रूबी की शादी के बाद भी तो शिवा को भेज सकते हो ना लंदन, अरुणा ने सवाल किया। भेजने को तो हम कल भेज सकते हैं, पर अभी शिवा यहाँ पर काम में बिजी है। यहाँ का प्रोजेक्ट भी वही देख रहे हैं और बहुत मन से काम कर रहे हैं। इस समय हम उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। यहाँ का प्रोजेक्ट खत्म होते होते कुछ महीने लग जाएंगे। इसीलिए हमने तुमसे कहा कि 5 महीने बाद उन्हें भेजेंगे, और हमने अपने मित्र से भी 5 महीने का समय मांगा है। एक बार यहाँ का प्रोजेक्ट पूरा हो जाए उसके बाद शिवा को लंदन भेज देंगे। वह दोनों एक दूसरे को जान ले समझ ले, अगर सब सही रहता है तो ही रिश्ता होगा, वरना हम मना कर देंगे, विक्रांत बोले। आपने बिल्कुल सही सोचा है, मैं भी यही चाहती हूं कि रिश्ता शिवा की पसंद का हो। जिस तरीके से रूबी खुश है शशांक के साथ रिश्ते से, ऐसे ही शिवा खुश रहे। उसकी लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम ना आए। बच्चे ने बहुत तकलीफ सही है, अब जाकर उसकी जिंदगी में खुशहाली आई है, उसका परिवार पूरा हुआ है। बस अब मैं चाहती हूं कि यह खुशी हमेशा उसकी जिंदगी में यूं ही बरकरार रहे, अरुणा बोली। तुम भी शिवा को बेहद प्यार करने लगी हो। विक्रांत ने अरुणा के कंधे पर हाथ रखकर कहा। करूंगी, क्यों नहीं, लाखों में एक है मेरा शिवा। ऐसी औलाद तो किस्मत से लोगों को मिलती है, और यह किस्मत मेरी है कि मुझे शिवा जैसा बेटा मिला, और जो लड़की शिवा जिंदगी में आएगी वह भी बहुत भाग्यशाली होगी, क्योंकि शिवा को रिश्ते निभाना और वह भी बहुत प्यार से बहुत अच्छे से आता है, अरुणा ने कहा तो विक्रांत मुस्कुरा उठे। सुबह का समय, सूरज की नींद खुली तो देखा संध्या न जाने कब से जगी हुई है। बेड के सिराहने से टेक लगाए कुछ सोच रही थी। क्या हुआ, तुम इतनी जल्दी उठ गई? अभी तो सिर्फ 5 बजे हैं और तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तुम बहुत देर से जाग रही हो, सूरज में उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा। कितनी मुश्किल से भूली थी मैं वह समय, सूरज जी। सालों पहले की उस घटना को भुलाने में सालों लग गए थे, पर आज अर्नव की एक गलती ने सारे जख्म फिर से हरे कर दिए। फिर से सब कुछ याद आ गया। फिर से याद आ गया उस धोखेबाज का चेहरा, और उसका दिया हुआ धोखा भी फिर से याद आ गया, वह समय जो मेरे और आपके बीच बड़ा ही अजीब सा बीता था, संध्या ने कहा तो सूरज ने उनकी आंखों में देखा। मैं तो शायद कभी नॉर्मल हो ही नहीं पाती अगर आप मेरा साथ नहीं देते। बहुत किस्मत वाली हूं मैं सूरज जी जो मुझे आप मिले, संध्या बोली तो सूरज मुस्करा उठे। आई एम आल्सो लकी कि तुम मेरी वाइफ हो, सूरज बोले। मेरे अंदर किसी और का बच्चा सांस ले रहा है, यह जानते हुए भी आपने मुझे न सिर्फ अपनाया बल्कि मुझे उस दर्द, उस सदमे से बाहर भी निकाला।
मैं तो उस दिन जान देने चली थी जब जब आप और माँ घर आए थे। उस दिन मैं उस ब्रिज पर नदी में कूदकर जान देने गई थी मैं, जब आपकी गाड़ी पास में आकर रुकी और आप और माँ जी मुझे अपने साथ वापस कर लेकर गए। आप लोग उस दिन मेरे लिए रिश्ता लेकर आए थे। अनंता दीदी के जाने के बाद आनंद के लिए आप लोगों को एक माँ की जरूरत थी और शायद आप लोगों को लगा कि मैं हूँ वह लड़की हूँ जो आनंद और आपके घर को संभाल सकती हूँ। आप लोग मेरा मेरा सच नहीं जानते थे और शायद इसीलिए आए थे, संध्या बोली। कहा है न उस सच से मुझे फर्क नहीं पड़ता, सूरज बोले। उस दिन हिम्मत करके मैंने आपको और माँ को सारा सच बता दिया था। यह सोचकर कि मैं आपके साथ धोखा नहीं कर सकती और सच जानकर आप खुद ही वापस चले जाओगे और मैं फिर अगले दिन जान दे दूंगी क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ। यह बात ज्यादा दिन तक छिपने वाली नहीं थी और मैं अकेली थी। कोई कहने वाला नहीं था, सुनने वाला नहीं था जिससे मैं कुछ कहती। लड़कियों का पिता के साथ हमेशा एक मर्यादा का रिश्ता होता है। माँ होती तो शायद मैं अपनी तकलीफ उन्हें बता पाती, पर माँ नहीं थी और पिताजी से मैं कुछ कह नहीं सकती थी। अनंता दीदी का देहांत हो चुका था तो उस समय मैं अकेली असहाय, मुझे मौत के अलावा और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तब आपने मानो जीवनदान दिया मुझे, संध्या ने भावुक होकर कहा। सूरज ने उनके सिर पर हाथ रखा। उस दिन आपने और माँ ने मुझे समझाया और मुझे सहारा दिया, तब भी मुझे विश्वास नहीं हुआ था कि यह सब सच है और एक हफ्ते के अंदर ब्याह के मैं आपके घर में आ गई थी, संध्या ने गहरी सांस लेकर कहा। मन में तब भी डर था कि ऐसा कैसे हो सकता है। कोई भी इंसान ऐसा कैसे कर सकता है कि किसी और की संतान को अपना ले। मुझे लगता था कि आप मुझसे बात करोगे और मुझसे कहोगे कि इस बच्चे को एबॉर्ट करवा दूं। और सच बताऊं, मैं भी इस बात के लिए तैयार हो गई थी, मन में ही मन, क्योंकि मैं उस इंसान के बच्चे को अपने साथ नहीं रखना चाहती थी। उसे जन्म नहीं देना चाहती थी और मैं डरती थी कि यह बच्चा कहीं आगे आगे हमारी जिंदगी में तूफान न ले आए। आप लोगों ने मुझ पर इतना एहसान किया था तो मैं भी अब पूरे मन से आप लोगों की होकर रहना चाहती थी। सूरज जी इस घर की बहू बनकर रहना चाहती थी, इसीलिए उस दिन मैंने आपसे कहा था कि मैं इस बच्चे को एबॉर्ट कराना चाहती हूं, पर आपका बड़ा दिल कि आपने इस बात को अस्वीकार कर दिया और उस दिन आपने उस हैवान के बच्चे को अपना लिया, पूरी तरह उसे अपना नाम दिया। आज भी याद है जब मेडिकल फाइल बनी तब आपने बिना मुझे पूछे पिता की जगह सूरज राठौर लिखवाया था, संध्या बोली। मैं उसे दिल से अपना चुका था, सूरज बोले। मैं उसकी माँ थी तो मैं तो प्यार करूंगी ही, यह स्वाभाविक है, पर आपने उसे दिल से अपनाया, उसे प्यार किया, उसे संभाला और देखिए ना सूरज जी इसका क्या नतीजा निकला है। इससे तो अच्छा रहता कि हम तभी अर्नव को कहते कहते संध्या रुक गई। सूरज ने अपनी लाल आंखों से उन्हें देखा। उस दिन भी तुमसे कहा था और आज भी तुमसे कह रहा हूं, घबरारा दर जो मेरे बच्चे के लिए ऐसा बोला या सोचा। जो घटना तुम्हारे साथ हुई उसमें अर्नव की कहीं गलती नहीं थी। हाँ, मैं मानता हूं कि तुम्हारी हर बात को भुलाया और तुम्हें स्वीकार किया, पर फिर भी गलती तुम्हारी थी, अर्नव की नहीं। पता नहीं लोग कब इस बात को समझेंगे और सीखेंगे। क्यों अपनी गलती की सजा अपने आने वाले शिशु देते रहेंगे, जिसकी कोई गलती नहीं होती। जिसकी गलती नहीं थी उसको सजा मैं कैसे दे सकता था, और ना ही तुम्हें गलत कह रहा हूं। तुम एक रेप विक्टिम थी तो अर्नव उस दरिंदगी का नतीजा। अगर तुमको मैंने गलत नहीं ठहराया और दिल से अपनाया तो सजा अजन्मे शिशु को कैसे देता। वो निर्दोष था और एक निर्दोष की जान लेना मैंने नहीं सीखा और ना ही मैं कभी ले सकता था। मैंने तुम्हें तुम्हारे सच के साथ स्वीकार किया था तो पूरे दिल से स्वीकार किया था। मैंने तुम्हारे सामने अपना दिल खोल कर रख दिया था, क्योंकि उस समय मैं भी सिर्फ और सिर्फ अनंता को चाहता था। बावजूद इसके आनंद के कारण मैंने तुमसे शादी की और मैंने इस बात को तुम्हारे सामने एकदम क्लियर स्वीकार किया था कि तुम्हारे लिए प्रेम का एहसास होने में मुझे समय लगेगा, और वो समय हमने लिया, पर अपनी जिम्मेदारी पहले दिन से निभाई। सूरज ने कहा तो संध्या ने उनकी तरफ देखा। जिस तरीके से तुमने मेरे जीवन में एक बच्चे का अस्तित्व और मेरे दिल में अनंता के एहसास होते हुए मुझे स्वीकार किया, ठीक उसी तरीके से मैंने तुम्हें स्वीकार किया था। अर्नव को अपनाने के साथ यहाँ पर ना ही कोई मजबूरी थी ना ही कोई एहसान करने वाली भावना। सूरज बोले तो संध्या नम आंखों से मुस्करा उठी। मैं जानता हूं कि तुम अर्नव की माँ हो। ठीक है, नाराजगी गुस्सा अपनी जगह है, पर इसका मतलब यह नहीं कि तुम उसे खत्म कर दो।
माँ के लिए यह बात बहुत ही तकलीफदेह होती है कि उसे अपने अजन्मे बच्चे को मारना पड़े, और मैं इस बात के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, और मैं नहीं चाहता था कि तुम पर तकलीफ से गुजरो। तुम पहले से ही तकलीफ में थी, दुखी थी उस धोखे के कारण। उसके बाद अगर उस समय तुमसे तुम्हारा बच्चा भी छीन लिया जाता तो शायद तुम्हें और ज्यादा तकलीफ होती, और रिश्ते तो तभी बनते और निभते हैं जब हम एक दूसरे की कमी के साथ एक दूसरे को स्वीकार करते हैं। तुमने मेरी कमी और मेरी अच्छाइयाँ को स्वीकार किया, और मैंने तुम्हारी कमी को, तुम्हारी अच्छाइयाँ को, तभी हमने इतना खूबसूरत परिवार बनाया। तुम, मैं, अर्नव और आनंद। सूरज बोले। संध्या ने उनकी तरफ देखा। ठीक है, मैं मानता हूं अर्नव से गलती हुई, पर वह अपनी गलती सुधार रहा है, और इसका मतलब यह नहीं कि तुम बार बार बोलती रहो, उसे हर्ट करती रहो और कहती रहो कि उसे जन्म देने से पहले ही मार देना चाहिए था। वह बात मेरे लिए तब भी गलत थी संध्या, आज भी गलत है, और मैं यह बात बिल्कुल भी नहीं सुन सकता। मैंने पूरे दिल से अर्नव को स्वीकार किया है, उसे अपना बेटा माना है, और यही मेरे लिए सच है और हमेशा रहेगा। उस इंसान का अर्नव के अंदर कुछ भी नहीं है। अर्नव की पूरी परवरिश मैंने और तुमने की है। तुम्हारी और मेरी शादी हुई उस समय तुम सिर्फ 1 महीने की प्रेग्नेंट थी। पूरा प्रेगनेंसी का समय अर्नव मेरी देखरेख में रहा है। उसमें सिर्फ और सिर्फ मेरे गुण आए हैं। अर्नव सिर्फ और सिर्फ मेरा बेटा है। सूरज कठोरता से बोले तो संध्या को समझ आया कि जाने अनजाने उन्होंने सूरज को भी हर्ट कर दिया है। आज भी कह रहा हूं, मेरे बेटे के लिए कुछ भी ऐसा वैसा मत बोलो संध्या, जो तुम्हें भी तकलीफ दे और मुझे भी तकलीफ दे। किसी की एक गलती की सजा इस तरीके से उसे नहीं दी जाती कि उसके जन्म पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया जाए। उस इंसान की गलती को तुम अर्नव के सिर पर कैसे मढ़ सकती हो? और संध्या, जो भी तुमने किया वह गलत किया। मैं मानता हूं तुम्हें तकलीफ हुई अर्नव के कारण, पर इसका मतलब यह नहीं कि तुम सारे आरोप उस पर लगा दो। तब तुम बीमार हो गई थी और घर में सबके सामने मैं तुमसे कुछ भी नहीं कहना चाहता था, पर आज मैं तुमसे कहता हूं कि सालों पहले जो घटना हुई उसमें अर्नव की कहीं से कोई गलती नहीं थी। फिर उस घटना के लिए अर्नव को क्यों सुनाया कल तुमने? क्यों उसको तकलीफ पहुंचाई तुमने? सच अगर तुम्हें बताना भी था तो तुम उसको इस तरीके से बता सकती थी कि वो समझता और सुधरता, पर इस तरीके से उसके खून को गलत ठहराना कहीं से भी सही नहीं था। जानती हो तुम, वो उस गंदे खून को अपनी रगों से बहाने के लिए नस काट रहा था। संध्या की आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने नजरें झुका ली। तुम्हें तकलीफ देना या हर्ट करना ना मैंने पहले कभी चाहा था, न मैं आगे कभी चाहूंगा, पर जो हुआ वह नहीं होना चाहिए था संध्या। अर्नव का सच सामने आ जाता कोई बात नहीं थी, पर इस तरीके से नहीं आना चाहिए था। तुम्हें उसके जन्म पर इस तरीके से आरोप नहीं लगाना चाहिए था। तुम्हें उसके खून को गंदा नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि उसके अंदर अगर उस इंसान का जरा सा अंश है तो वो संपूर्ण रूप से तुम्हारा भी है। और सच कहूं तो तुम्हारा ज्यादा है, क्योंकि एक शिशु मां के अंदर बड़ा होता है, आकार लेता है, उसके खून से उसका शरीर बनता है। फिर तुम कैसे अर्नव के खून को गलत कह सकती हो? तुम्हें इस तरह की गाली अर्नव को नहीं देनी चाहिए थी। मुझे समझ नहीं आया था, गुस्सा आ गया था, और उस समय गुस्से में जो कुछ भी मेरे दिमाग में आया वह मैंने बोल दिया। सच कह रही हूं सूरज जी, आपको तकलीफ देने का, यह घर में किसी और को तकलीफ देने का मेरा कोई इरादा नहीं था। अर्नव से नाराजगी थी और अभी भी है, और यह नाराजगी इतनी आसानी से खत्म नहीं होगी। जब तक नंदिता वापस नहीं आ जाती मैं अर्नव को माफ नहीं करूंगी। हाँ, मैं मानती हूं कि मुझे इस तरीके के शब्द नहीं बोलना चाहिए थे, और आगे से मैं ध्यान रखूंगी कि ऐसा ना हो, पर आप प्लीज मुझसे यह मत कहना कि मैं अर्नव को माफ कर दूं और उसके साथ नॉर्मल बिहेव करने लग जाऊं, क्योंकि यह मुझसे नहीं हो पाएगा। हाँ, मैं मानती मैंने गुस्से में आकर उल्टा सीधा बोल दिया जो मुझे नहीं बोलना चाहिए था, पर नंदिता और आनंद के साथ उसने जो किया उसके लिए मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकती, खासकर तब तक तो माफ नहीं कर सकती जब तक नंदिता को मैं सही सलामत अपनी आंखों के सामने नहीं देख लेती। आनंद, नंदिता का रिश्ता बिखर गया अर्नव के कारण। नंदिता का पता नहीं चल रहा है, जाने कहाँ होगी, किस हाल में होगी, वह भी अकेली। कितना परेशान हो रही होगी। दिवाकर जी और मधु के घर भी चली गई होती तो भी मुझे तसल्ली हो जाती, पर वह उनके साथ नहीं गई है। दिवाकर जी और मधु जी आएंगे तो हम उनके सवालों का कैसे जवाब देंगे? आनंद, नंदिता का रिश्ता बिखर गया अर्नव के कारण। नंदिता का पता नहीं चल रहा है, जाने कहाँ होगी, किस हाल में होगी, वह भी अकेली।
कितना परेशान हो रही होगी। दिवाकर जी और मधु के घर भी चली गई होती तो भी मुझे तसल्ली हो जाती, पर वह उनके साथ नहीं गई है। दिवाकर जी और मधु जी आएंगे तो हम उनके सवालों का कैसे जवाब देंगे? क्या कहेंगे उन्हें? कैसे समझाएंगे उन्हें कि नंदिता कहाँ है? हम उनकी बेटी का ख्याल नहीं रख पाए। एक माता पिता कितनी उम्मीद और कितने विश्वास के साथ अपनी बेटी को विदा करते हैं कि ससुराल वाले उसको अपनी बच्ची बनाकर रखेंगे, उसका ख्याल रखेंगे, उसके सुख और दुख में साथ देंगे। पर यहाँ पर हम फेल हो गए सूरज जी। हम नाकामयाब हो गए और यह सब किसके कारण हुआ? अर्नव के कारण हुआ। मुझे तो डर लग रहा है कि जब दिवाकर जी और मधु जी आएंगे तो हम उनका सामना कैसे करेंगे? क्या कहकर उन्हें दिलासा देंगे? क्या वह हमारी बात का विश्वास करेंगे? क्या वह हमें भी गलत नहीं समझेंगे? समझ नहीं आ रहा है सूरज जी। और आप कहते हो कि मैंने अर्नव से जो कहा वह गलत कहा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप ही बताइए, अर्नव ने जो नेहा, नंदिता और आनंद के किया, क्या वह माफी के लायक है? क्या उसे ऐसा करना चाहिए था? अर्नव के कारण कितनी बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है, आप इस बात को समझ ही नहीं रहे हो। अगर दिवाकर जी मधु जी ने समझी हमारी परिस्थिति तब तो ठीक है, पर अगर नहीं समझी और हम पर आरोप लगाए तो हम उन आरोपों का क्या जवाब देंगे? अगर उन्होंने कुछ भी उल्टा सीधा बोला तो हम क्या कहेंगे? क्योंकि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। हमारे पास नंदिता की कोई खबर नहीं है। हम उन्हें क्या बताएंगे कि नंदिता कहाँ गई, क्यों गई, कैसे गई, और क्या वह हमारा विश्वास करेंगे? वह जब आएंगे तब हम देखेंगे कि क्या करना है। पर तुम प्लीज अभी ज्यादा मत सोचो और खासकर उल्टी सीधी बातें कुछ भी दिमाग में मत लाओ। हम कोशिश कर रहे हैं ना, नंदिता जल्द से जल्द मिल जाएगी, सूरज ने कहा। पर संध्या की कही बातें उनको भी परेशानी में डाल गई थी कि जब दिवाकर और मधु आएंगे करो तो वह उन्हें को क्या जवाब देंगे। उधर आनंद के कमरे में आनंद की नींद खुली और हमेशा की तरह नजर अपने बगल में गई। बिस्तर पर नंदिता की खाली जगह देव आनंद की आंखों में आंसू भर आए और वह उठकर बैठ गया। सामने लगी अपनी और नंदिता की तस्वीर को देखा और फिर उठकर तस्वीर के पास आया। क्यों नंदू, क्यों गई तुम? कहाँ हो और क्यों नहीं आ रही हो वापस? इतनी भी तो कोई बड़ी बात नहीं हो गई थी जो तुम इस तरीके से चली गई मुझे छोड़कर। आनंद बोला और उस कमरे के अंदर वाले कमरे में आ गया जहां पर अनंता की तस्वीर लगी थी और साथ ही साथ आनंद की किताबें और वॉयलिन भी। जब भी आनंद ज्यादा परेशान या दुखी होता है तब इस कमरे में आकर अनंता से बात करता है। इस कमरे में उसे अनंता के होने का एहसास हमेशा से होता है। भले संध्या उसे बहुत प्यार करती है, हमेशा उसका ख्याल रखा है, हर भी आनंद की जिंदगी में अनंता की अपनी एक अलग जगह है जो आज तक कोई नहीं ले सका है। आनंद अनंता की तस्वीर के सामने आ खड़ा हुआ। माँ, आज बहुत बेचैनी महसूस हो रही है। जब आप मुझे छोड़कर गई तब तो मैं बहुत छोटा था, मुझे एहसास नहीं था आपके जाने का। और फिर संध्या मम्मी आ गई और उन्होंने मुझे संभाल लिया, पर ना जाने क्यों हमेशा आपसे एक रिश्ता बना रहा। आपको मैं कभी भूल नहीं पाया और फिर एकांत में आपसे बातें भी करने लगा। आपसे अपने दिल की बातें कहकर मुझे बहुत सुकून मिलता है। माँ, मैं हमेशा आपसे बात करता हूँ, जब भी परेशान हूँ खासकर तब आपसे बात करता हूँ। माँ, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, बहुत दुखी हूँ। समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, कैसे करूँ? नंदिता कहाँ होगी, वह किस किस हाल में होगी? ठीक तो होंगी न वो? माँ, दिल बहुत बेचैन रहता है मेरा। अगर नंदिता को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। प्यार, मैं नंदिता को बहुत प्यार करता हूँ, आप जानती हो, पर प्यार अपनी जगह है और परवाह अपनी जगह। मुझे अभी उसकी फिक्र है, मुझे उसके लिए डर लग रहा है। बस एक बार वह मुझे मिल जाए, मैं उसे कभी खुद से दूर नहीं होने दूंगा और जमकर डांट लगाऊंगा उसको। ऐसे कैसे जा सकती है वह मुझे छोड़कर सिर्फ एक छोटे से झगड़े पर? आनंद अनंता से बोला। माँ, क्या आपको भी मैं गलत लगता हूँ? क्या आपको भी लगता है कि मैं नंदिता के साथ रिश्ता नहीं संभाल पाया, मैं नंदू को नहीं समझ पाया? ठीक है माँ, माना मैंने, मैं नहीं समझ पाया, पर नंदू वो तो समझती है न, मुझे फिर क्यों गई? ऐसी तो नंदिता नहीं है कि इतनी सी बात पर घर छोड़ दे। शायद मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, बात कुछ और है। यह सिर्फ झगड़ा नहीं लगता मुझे, पर जाने की वजह कुछ और है, आनंद ने खुद से कहा और आंखें बंद कर ली।
कुछ देर तक अनंता के फोटो पर हाथ रखे रहा और फिर कमरे से बाहर आ गया। नंदिता का कबर्ड खोला और उसकी साड़ी निकाल अपने सीने से लगा ली, मानो नंदिता को महसूस कर रहा हो। उसी साड़ी को अपने सीने से लगाए सोफे पर बैठ गया और आंखें बंद कर ली। प्लीज जल्दी आ जाओ ना वापस। नंदू, जो भी बात है हम बैठकर सुलझा लेंगे। तुम्हारी जो भी शिकायत है सब दूर कर दूंगा। तुम्हें हर्ट किया हो तो उसके लिए माफी मांग लूंगा। प्लीज नंदू वापस आ जाओ, आनंद बोला और उठकर जैसे ही साड़ी रखने लगा साड़ी में से एक कागज नीचे गिर गया। आनंद ने उठाकर देखा तो यह नंदिता की रिपोर्ट थी, वह वाली जो उसने जबलपुर में कराई थी और जिसे उसने अपने कपड़ों के साथ कबर्ड में रख दिया था। यह क्या है? आनंद ने सोचा और फिर रिपोर्ट पढ़ने लगा। रिपोर्ट पढ़ते हुए उसके चेहरे पर तनाव आ गया। नंदिता की तबीयत खराब हुई थी जबलपुर में, उसने मुझे बताया क्यों नहीं? यह उस समय की बात है जब भाई साहब की तबीयत खराब हुई थी, पर उसने मुझे बताया क्यों नहीं? इस रिपोर्ट में कुछ क्लियर नहीं, पर नंदू ने मुझे क्यों नहीं बताया कि डॉक्टर ने उसे और टेस्ट कराने को कहा था? कुछ तो बताया होगा उसे जबलपुर वाले डॉक्टर ने, फिर उसे दिल्ली में आकर टेस्ट कराने बोला होगा। इस रिपोर्ट में कोई बीमारी मेंशन नहीं है, पर जो टेस्ट कराने बोला है उसके हिसाब से तो नंदिता को कोई सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए डॉक्टर ने दिल्ली में उसके सभी टेस्ट कराने के लिए भी बोला है। फिर नंदिता ने मुझे क्यों नहीं बताया और ना ही कोई टेस्ट कराए? या उसने टेस्ट कराए थे पर मुझे नहीं बताया? आनंद मन ही मन सोच रहा था, पर अब उसका दिमाग अलग तरीके से सोचने लगा था। कुछ तो बात है, ऐसी बात है जो मुझे नहीं पता है, जबकि पता होनी चाहिए, आनंद ने खुद से ही कहा और फिर वह रिपोर्ट संभाल कर रख दी और तुरंत अपने एजेंट को कॉल लगाया। यस यस एजेंट बोला, जल्द से जल्द नंदिता का पता करने की कोशिश करो। जितनी जल्दी हो सकती है उतना जल्दी करो। आनंद बोला, सर हम कोशिश कर रहे हैं, पर थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ना? एजेंट बोला, तुम्हें किसी और की मदद चाहिए तो किसी और की मदद लो। पैसे की चिंता मत करो। मुझे जल्द से जल्द नंदिता का पता चाहिए। उसे को ढूंढ के लाओ, मुझे नहीं पता कैसे क्या, पर जितना जल्दी हो सके उतना, समझ रहे हो ना तुम? कैसे भी करके उसे ढूंढ कर मेरे पास लाओ, आनंद ने भावुक होकर कहा। सर मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं, पर मैडम एक इंसान है और जगह बदल सकती है, छिप सकती है ऐसी जगह जहां कोई उन्हें ना ढूंढ पाए, तो फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं। एजेंट बोला, नाराज होकर गई है मुझसे, बाकी इतनी शातिर नहीं वो कि छिप जाए और मिले नहीं। आनंद बोला, हम जगह जगह और शहर शहर जाकर नंदिता मैडम को ढूंढ रहे हैं, पर आप इस तरीके से पैनिक करेंगे तो कैसे काम चलेगा? थोड़ा संयम, थोड़ा रिलैक्सेशन आपको भी रखना होगा सर। जितना समय लगता है उतना समय लगेगा, फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि नंदिता मैडम को जल्द से जल्द ढूंढ लूं, पर प्लीज सर आप भी थोड़ी शांति बनाए रखिए। एजेंट ने कहा, हाँ मैं शांत हूं, पर तुम नहीं समझ रहे हो मेरी कंडीशन। मुझे उसकी फिक्र हो रही है, मैं नहीं चाहता कि कोई भी अनहोनी हो, कुछ भी प्रॉब्लम होने से पहले मैं नंदिता को ढूंढना चाहता हूं। इसलिए तुम प्लीज कोशिश करो, जल्द से जल्द नंदिता को ढूंढने की कोशिश करो, मैं नहीं चाहता कि उसके साथ कोई भी प्रॉब्लम हो। आनंद ने कहा, डोंट वरी, सच मैं कह रहा हूं ना, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं, आप बस थोड़ा पेशेंस रखिए सर। जल्द से जल्द नंदिता मैडम आपके सामने होंगी, एजेंट बोला और कॉल कट कर दिया। आनंद शॉवर लेने चला गया, पर उसका दिल और दिमाग दोनों ही बेचैन थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब है क्या, पर उसे इतंक समझ आ गया था कि नंदिता बीमार थी और उसे कोई बड़ी बीमारी थी। क्या बीमारी थी और क्या टेस्ट हुए, इसके बारे में आनंद नहीं समझ पा रहा था। नंदिता ने टेस्ट कराए या नहीं कराए, और अगर कराए तो क्या बीमारी निकली, यह भी आनंद को समझ में नहीं आ रहा था। और सबसे बड़ी बात, नंदिता ने उसे बताया क्यों नहीं? इस बात को सोचकर आनंद बेहद परेशान था, पर वह इतना समझ गया था कि कुछ तो प्रॉब्लम है नंदिता के साथ, पर आधी अधूरी रिपोर्ट के साथ वह कुछ भी अंदाजा नहीं लगा सकता था। जबलपुर की जो रिपोर्ट दी थी उसमें कुछ भी ठीक से नहीं थी। उन्होंने नंदिता को बड़े शहर में टेस्ट कराने के लिए बोल दिया था, और अगले टेस्ट जो हुए थे वह दिल्ली के हॉस्पिटल में हुए थे, जिनकी रिपोर्ट घर में नहीं थी और जो नंदिता अपने साथ लेकर चली गई थी।
आनंद को समझ नहीं आ रहा था कि नंदिता को क्या प्रॉब्लम थी और वह कैसे यह बात जाने, इसी वजह से वह काफी परेशान हो गया। अगर तुमने टेस्ट करा लिए थे नंदू तो फिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? और अगर तुमने टेस्ट नहीं कराए थे तो भी तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारी तबीयत खराब हो गई थी जबलपुर में और तुम्हें टेस्ट कराने के लिए बोला गया है? तुम इतनी बड़ी बात कैसे छुपा सकती हो नंदू, इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकती हो? अब तो मुझे और भी ज्यादा बेचैनी हो रही है तुम्हारे लिए। पता नहीं क्या है और क्या नहीं, पर कुछ तो बात है जो शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि तुमने मुझसे छुपाई है। पर क्या बात है और क्यों छुपाई है यह मुझे जानना है, और यह मुझे तभी पता चलेगा जब तुम मुझे मिलोगी या कहीं और से पता चल सकता है। पर कहाँ से कैसे पता करूं? आनंद ने खुद से ही कहा और फिर तैयार होकर हॉस्पिटल निकल गया, क्योंकि वह कार्डियक सर्जन था और उसके लिए उसके पेशेंट भी उतने ही जरूरी थे। वह किसी को भी टाल नहीं सकता था यह कहकर कि उसकी व्यक्तिगत परेशानी चल रही है, इसलिए वह इलाज नहीं करेगा या ऑपरेशन नहीं करेगा, इसलिए उसे अपना काम भी बराबर करना था। पर काम के साथ साथ उसके दिमाग में नंदिता और उसकी रिपोर्ट घूम रही थी। उधर हरिद्वार के आश्रम में नंदिता का इलाज होना शुरू हो गया था, साथ ही साथ नंदिता ने स्कूल में पढ़ाने और आश्रम के अन्य छोटे मोटे कामों की जिम्मेदारी ले ली थी। उसका दिल भी बेचैन था आनंद के लिए, पर उसने मन पक्का कर लिया था। शशांक का घर। शशांक ऑफिस निकल गया और रायचंद शादी के काम से नेहा हॉल में बैठी थी कि तभी उसका फोन बज उठा। हेलो, नेहा बोली। हेलो नेहा, मैं अर्नव। अर्नव की आवाज आई तो नेहा का शरीर कांप गया और उसने कॉल कट कर दिया। शशांक का घर। शशांक ऑफिस निकल गया और रायचंद शादी के काम से नेहा हॉल में बैठी थी कि तभी उसका फोन बज उठा। हेलो, नेहा बोली। हेलो नेहा, मैं अर्नव। अर्नव की आवाज आई तो नेहा का शरीर कांप गया और उसने कॉल कट कर दिया। अर्नव ने दोबारा से फोन लगाया तो नेहा ने फोन साइलेंट कर दिया और भरी आंखों से फोन की तरफ देखा। अब क्यों कॉल कर रही हो अर्नव, जब सब कुछ खत्म हो गया है? अब क्या बाकी है? क्यों अब फिर से वही शुरू करना चाहते हो? वही दर्द, वही तकलीफ, वही तुम्हारी कहीं उल्टी सीधी बातें। अब बर्दाश्त नहीं होगा मुझसे, और अगर मैंने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो फिर से प्रॉब्लम होंगी और शशांक भाई नाराज हो जाएंगे, और मैं नहीं चाहती कि मेरे और तुम्हारे पास भैया और रूबी की जिंदगी में कोई भी परेशानी आए। प्लीज अर्नव, दूर रहो मुझसे, नेहा खुद से बोली। फोन 3-4 बार बज के बंद हो चुका था। नेहा भरी आंखों से फोन को देख रही थी। मेरे कारण नंदिता और आनंद जीजू का रिश्ता खराब हो गया। मेरी नंदू न जाने कहाँ चली गई और अब मैं अपने कारण किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूंगी, और इसके लिए जरूरी है कि मैं तुमसे कोई बात न करूं। अब नहीं तुमसे कोई प्यार चाहिए, ना ही कोई शिकायत करनी है, नेहा सोच रही थी कि तभी फोन दोबारा बज उठा। आखिर में मजबूर होकर नेहा ने फोन अरेंज कर लिया। हेलो, नेहा बोली। प्लीज नेहा, कॉल कट मत करना। प्लीज मेरी बात सुनो, सिर्फ एक बार मेरी बात सुन लो, अर्नव रिक्वेस्ट की। अब कहने और सुनने के लिए हमारे बीच कुछ भी नहीं बचा है आर्यन। सॉरी अर्नव राठौर। तो मुझे कॉल क्यों कर रहे हो आप? नेहा बोली। प्लीज नेहा, लिसन टू मी वंस। अर्नव ने बात करने की कोशिश की। सब बात अब खत्म हो गई, और हाँ, अब मैं तुम पर कोई इल्जाम नहीं लगा रही और मैं तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगी, तो तुम बेफिक्र रहो। तुम्हारी फ्रीडम और तुम्हारी जिंदगी की आज़ादी तुम्हें मुबारक। मैं तुम्हारे रास्ते नहीं आऊंगी। अब बस प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, नेहा ने सख्ती से कहा। प्लीज मुझे माफ कर दो नेहा, गलती हो गई मुझसे। मैं जानता हूं तुमको हर्ट किया, पर उस समय मैं नहीं समझ पाया था कि यह सब गलत है। मैं सच कह रहा हूं नेहा, तुम्हें कभी उस नज़र से नहीं देखा था कि तुम्हें चीट करूं। तुम्हारे साथ किसी भी तरीके का गलत नहीं करना चाहता था मैं। मानता हूं उस रात बहक गया था मैं, शायद इसलिए क्योंकि मैं बहकना चाहता था तुम्हारे साथ। शायद इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारे करीब आना चाहता हूं, और वह सिर्फ इसीलिए नहीं क्योंकि लड़कियां मेरे लिए टाइम पास है, बल्कि इसलिए था क्योंकि मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग थी। मैं तुम्हें प्यार करने लगा था नेहा, बस समझ नहीं पाया। इसलिए उस रात तुम्हारे करीब गया था, और मैं बेवकूफ़ समझ ही नहीं पाया कि यह सिर्फ एक आवेश की घटना नहीं थी, बल्कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, इसलिए हमारे बीच में वो हुआ, अर्नव बोला।
जो हो चुका है उसे मैं भूल चुकी हूं और उसे भूल कर आगे बढ़ना चाहती हूं। इनफैक्ट मैं आगे बढ़ चुकी हूं, अब तुम भी उस बात को भूल जाओ और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, क्योंकि मैं समझ गई हूं कि गलती अगर तुम्हारी है तो गलती मेरी भी है। तुमने अगर मेरे साथ गलत किया, मेरे साथ धोखा किया, तो अंधविश्वास तो मैंने भी तुम पर किया था, जो मुझे नहीं करना चाहिए था। ऐसे किसी अनजान को अपने घर नहीं बुलाना चाहिए था और ना ही उसकी बात मानकर उसके करीब जाना चाहिए। तो मैं हर बात को स्वीकार करती हूँ अर्नव, हर गलती मानती हूँ, बस अब मुझसे दूर रहो। नेहा बोली। नेहा, जो हो गया उसे हम बदल नहीं सकते, पर प्लीज हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं, अर्नव ने कहा। मुझे कोई नई शुरुआत नहीं चाहिए। बहुत कुछ उथल पुथल हो चुकी है। कई जिंदगियां दांव पर लगी है मेरे कारण। पर अब नहीं। अब मैं अपनी जिंदगी में सुकून चाहती हूं। मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण अब रूबी और मेरे भैया का रिश्ता का खराब हो। ऑलरेडी नंदिता का रिश्ता बिगड़ गया है मेरे कारण। मेरी नंदू न जाने कहां चली गई, कितने दिन हुए नहीं मिली है। अब मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण कुछ और परेशानी आए, इसलिए प्लीज तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती हूं, मुझसे दूर रहो, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। नेहा ने रोते हुए कहा। प्लीज नेहा, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता, मैं किसी की जिंदगी खराब नहीं करना चाहता। मान रहा हूं ना मैं मुझसे हो गई गलती, पर उस गलती के लिए माफी मांग रहा हूं तुमसे। प्लीज नेहा, मुझे माफ कर दो, प्लीज मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं अपनी हर गलती मान रहा हूं, मैं हर गलती के लिए प्रायश्चित करने के लिए तैयार हूं। हर सजा के लिए तैयार हूं। तुम जो कहोगी वह सजा काटने के लिए तैयार हूं। तुम जो सजा देना चाहो मुझे दे दो नेहा, बस मुझे माफ कर दो नेहा, प्लीज मुझे माफ कर दो एक आखिरी बार, अर्नव बोला। माफ किया तुम्हें, अब ठीक है, अब कभी दोबारा मुझसे बात मत करना। मैं भी तो अब तुम्हारे रास्ते नहीं आऊंगी। हमारे रास्ते अलग है अब। मुझे तुमसे कुछ लेना देना नहीं अर्नव, और न कोई शिकायत है तुमसे। बहुत मुश्किल से जिंदगी में थोड़ा सुकून मिला है। मुझे भैया मिले हैं, मेरे पापा मिले हैं, एक परिवार मिला है, और अब जल्दी ही मेरे घर भाभी आने वाली है। अब मैं नहीं चाहती कि मेरी किसी भी गलती का असर किसी की भी लाइफ पड़े। मेरे परिवार में कोई भी बिखराव आए, इसलिए तुमसे कह रही हूं, और मैं मुझसे दूर रहो। मैंने तुम्हें माफ कर दिया और बात को खत्म कर दिया। जब नंदू आएगी तो उसे भी मैं समझा दूंगी, वह भी तुमसे कुछ नहीं कहेगी, कुछ भी, बिल्कुल भी नाराज नहीं होंगी। नेहा बोली। अर्नव खामोश रहा। समझा दूंगी उसे, क्योंकि गलती मेरी भी थी, और मैंने जब तुम्हें माफ कर दिया है तो नंदू भी तुम्हें माफ कर देगी, बस इससे ज्यादा और मुझसे उम्मीद मत करना। अब तुम अपनी जिंदगी में खुश रहो और मुझे मेरी जिंदगी में खुशी और सुकून से रहने दो, नेहा ने कहा। मैं तुमसे मिलना चाहता हूं, अर्नव बोला। सॉरी अर्नव, मैं पर यह नहीं हो सकता, नेहा बोली और कॉल कट कर दिया और फिर अपना फोन लेकर अंदर कमरे में चली गई और बिस्तर पर गिर गई। आंखों से आंसू निकलने लगे और साथ ही साथ आंखों के आगे घूमने लगे। अर्नव के साथ बिताए खूबसूरत पल, जब दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं था, थी तो सिर्फ और सिर्फ दोस्ती, जहां अर्नव उसका ख्याल रखता था और वह भी अर्नव से दिल खोलकर अपनी हर बात कह देती थी। फिर अचानक से उन दोनों के बीच में वह रात आई जहां अर्नव के धोखे और उसकी नादानी के कारण दोनों ने मर्यादा खोई। नेहा प्यार के नाम पर गलती कर बैठी तो वही अर्नव ने अपनी दोस्ती को शर्मसार करते हुए नेहा के साथ धोखा किया। और फिर शुरू हुआ आरोपों का दौर, जहां अर्नव ने नेहा पर आरोप लगाए, उल्टा सीधा कहा, और फिर सब कुछ बिखरता हुआ चला गया। प्यार करती हूं तुम्हें अर्नव, मैं आज भी बहुत प्यार करती हूं, इसीलिए तुम्हें माफ कर दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि अब हम दोनों के बीच की प्रॉब्लम किसी और की जिंदगी पर असर डाले। सबको दिखाने के लिए आगे बढ़ रही हूं, पर मैं नहीं भूल पा रही हूं कुछ भी। आज भी तुम्हारे साथ बिताए हुए पल जो इतने खूबसूरत थे मुझे याद आते हैं। तुम मेरी पहली मोहब्बत हो अर्नव, भूलना इतना आसान भी तो नहीं तुम्हें। तुमसे दूर हो गई हूं, पर फिर भी तुमसे नफरत नहीं कर पा रही हूं। तुमसे नाराज हूं, पर तुमसे नफरत नहीं कर पा रही हूं, और मैं नहीं चाहती कि मेरी कमजोरी जो कि तुम हो वह किसी और के लिए परेशानी का कारण बने। मैं जानती हूं कि शायद तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है और प्यार का भी।
पर फिर भी अब मैं तुम्हें दूसरा मौका नहीं दे सकती क्योंकि अगर इस बार कुछ भी बात हुई तो न जाने क्या क्या बिखर जाएगा और मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण अब कुछ भी बिखरे या कुछ भी खराब हो। नेहा ने खुद से ही कहा और ऐसे ही रोते रोते सो गई। अर्नव लगातार फोन और मैसेज करता रहा पर नेहा ने कोई जवाब नहीं दिया। 2 दिन बाद अर्नव अपने केबिन में सिर पर हाथ रखे बैठा था कि तभी निमेश आया। अर्नव ने निमेश को देखा और फिर अपना फोन देखने लगा। निमेश उसके पास आकर बैठ गया। अर्नव ने दोबारा निमेश की तरफ देखा। नाराज हो मुझसे? निमेश बोला। नहीं, तुमसे क्यों नाराज होऊंगा? अर्नव ने कहा। मैंने उस दिन सारा सच बता दिया, सबको जानता हूं कि तुम्हें हर्ट हुआ पर जरूरी था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि सब लोग नंदिता भाभी को गलत समझें। तुमने कुछ भी गलत नहीं किया अर्नव, उस दिन तुमने पहले भी कभी कुछ गलत नहीं किया। तुम हमेशा मुझे समझाते रहते थे, गलत रास्ते पर जाने से रोकते रहे। तुम भले उम्र में मुझसे छोटे हो तब भी हमेशा मुझे सही रास्ते पर लाने की कोशिश की तुमने। मैं ही बेवकूफ था जो ना ही कुछ समझा और ना ही कुछ सीखा। तुम्हारे और आनंद भैया के बीच में रहते हुए भी न जाने कैसे मैं गलत रास्ते पर चला गया, अर्नव ने उदासी के साथ कहा। जो बीत गया उसे भूल जाओ भैया और अब सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ने के बारे में सोचो। आप सब कुछ सही कर रहे हो। मैं जानता हूं और देखना सब कुछ सही हो जाएगा। गलतियां इंसानों से ही होती है और हम उन्हें पकड़कर नहीं बैठ सकते। मुझे इस बात का दुख है कि मेरे कारण सारा सच सामने आया पर भैया उस दिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उम्मीद है कि आप मुझसे नाराज नहीं होंगे, निमेश ने कहा। अर्नव उठकर उसके पास आए और उसके कंधे पर हाथ रखा। मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूं, तुमने जो किया वह सही किया, तुम्हें यही करना चाहिए था। बस मैं बहुत परेशान हूं, बहुत दुखी हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि सब कुछ कैसे सही करूं। नंदिता भाभी का कुछ पता नहीं चल रहा है, वह वापस नहीं आई है। उन्हें गए हुए कितना टाइम हो गया है। और फिर नेहा। मैंने सब लड़कियों से माफी मांग ली है और अब मैं दोबारा कभी ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगा, पर नेहा वो तो समझना नहीं चाह रही। अर्नव बोला। नेहा से क्या बात हुई? निमेश ने पूछा। हाँ निमेश, मैं नेहा को प्यार करता हूं और इस बात को समझने में मैंने देर कर दी। जानता हूं और इसीलिए सब कुछ बिखर गया। काश कि मुझे पहले ही एहसास हो गया होता कि मैं नेहा को प्यार करता हूं तो चीजें इतनी खराब नहीं होती। सब कुछ सही रहता, पर कहते हैं ना दिमाग। मैंने अपने मन में यह बैठा रखा था कि मुझे किसी से प्यार नहीं करना, किसी से शादी नहीं करनी, तो मैं नेहा के लिए अपनी सच्ची फीलिंग्स को समझ नहीं पाया और अब जबकि मैं समझ गया हूं तो नेहा मुझसे बात नहीं करना चाहती, मुझे दूसरा मौका नहीं देना चाहती। अर्नव ने कहा। आपने नेहा से बात की? निमेश ने पूछा। हाँ, उसको कॉल किया था मैंने, माफ़ी मांगी, उसने मुझे माफ़ कर दिया है, पर मुझसे मिलना नहीं चाहती, मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती क्योंकि उसे लगता है कि मेरे साथ रिश्ता जोड़ने का मतलब है फिर से कोई प्रॉब्लम और वह नहीं चाहते कि उसके कारण कोई भी प्रॉब्लम आए। आपने नेहा से बात की? निमेश ने पूछा। हाँ, उसको कॉल किया था मैंने, माफ़ी मांगी, उसने मुझे माफ़ कर दिया है, पर मुझसे मिलना नहीं चाहती, मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती क्योंकि उसे लगता है कि मेरे साथ रिश्ता जोड़ने का मतलब है फिर से कोई प्रॉब्लम और वह नहीं चाहते कि उसके कारण कोई भी प्रॉब्लम आए। अर्नव बोला। निमेश ध्यान से सुन रहा था। ना ही रूबी और शशांक की जिंदगी में, ना ही नंदिता भाभी और आनंद भैया की जिंदगी में कोई प्रॉब्लम चाहती है, इसलिए वह मुझसे बात नहीं करना चाहती। पर मैं जानता हूं निमेश, वह मुझे बहुत प्यार करती है। अगर वो मुझे प्यार नहीं करती होती तो वह मुझे कब का भूल गई होती और बात यहां तक नहीं आई होती। फिर बात इतनी आगे बढ़ी, इसका कारण सिर्फ इतना ही है कि नेहा मुझे चाहती है। वह मुझे आज भी नहीं भूली है, बहुत प्यार करती है। बस मुझसे अब कोई भी मतलब नहीं रखना चाहती वह, क्योंकि खुद का नहीं सबका सोच रही है। उसके मन में डर है कि कहीं मैं उसे धोखा तो नहीं दे दूंगा, या फिर उसके मन में डर है कि उसके कारण कोई और रिश्ता न बिखर जाए। अर्नव बोला। भैया, वो बिल्कुल गलत सोच रही है। किसी को आपत्ति नहीं होगी आप दोनों के रिश्ते से, कुछ नहीं बिखरेगा। आप कोशिश करते रहिए और आप भी अब उसे प्यार करते हो और वह भी आपको प्यार करती है, तो एक मौका तो आप दोनों को एक दूसरे को देना चाहिए।
मुझे लगता है कि दोनों फैमिली भी आपका सपोर्ट करेंगी, पर सबसे पहले नेहा को मनाना जरूरी है। और मैं जानता हूं कि मेरे भैया अगर किसी बात पर अड़ जाए तो करके रहते हैं, फिर नेहा को मनाना कौन सी बड़ी बात है। आप कोशिश कीजिए और उसे मना लीजिए, निमेश बोला तो अर्नव ने मुस्कुराकर उसे देखा और फिर उसके गले लग गया। थैंक यू सो मच निमेश, तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है, अर्नव ने कहा। तो बस ऑफिस का टेंशन छोड़ दीजिए और अब सिर्फ और सिर्फ नेहा पर ध्यान दीजिए। उसे आपको मनाना है, जो कुछ उसके अंदर टूट के बिखर गया है आपके धोखे के कारण, उसे फिर से विश्वास से जोड़ना है। उसे अपने प्यार का एहसास कराना है और जिस दिन उसे आपके सच्चे प्यार का एहसास हो गया वह दौड़कर आपके पास चली आएगी, निमेश ने कहा तो अर्नव मुस्कराकर बाहर निकल गया। शशांक और रूबी अपने नए जीवन की तैयारियों में लगे थे। शॉपिंग करना और हनीमून की बातें करने और उनकी तैयारी करना, साथ ही साथ एक दूसरे के साथ खूबसूरत प्यार वाले पल बिताना। शशांक का अचानक से उसे अपनी बाहों में लेना और उसके माथे पर अपने होंठ रख देना अक्सर ही रूबी की रूह तक को झंकृत जाते थे और वह डूब जाती थी शशांक के प्यार में और आने वाले कल के खूबसूरत सपने सजाने में। शशांक उसकी जिंदगी में एक ठंडी हवा का झोंका बनकर आया था जिसने रूबी की जिंदगी को बहुत ही खूबसूरत और रंगीन बना दिया था। दोनों घरों में शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। आपने नेहा से बात की? निमेश ने पूछा। हाँ, उसको कॉल किया था मैंने, माफ़ी मांगी, उसने मुझे माफ़ कर दिया है, पर मुझसे मिलना नहीं चाहती। मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती क्योंकि उसे लगता है कि मेरे साथ रिश्ता जोड़ने का मतलब है फिर से कोई प्रॉब्लम और वह नहीं चाहते कि उसके कारण कोई भी प्रॉब्लम आए, अर्नव बोला। निमेश ध्यान से सुन रहा था। ना ही रूबी और शशांक की जिंदगी में, ना ही नंदिता भाभी और आनंद भैया की जिंदगी में कोई प्रॉब्लम चाहती है, इसलिए वह मुझसे बात नहीं करना चाहती। पर मैं जानता हूं निमेश, वह मुझे बहुत प्यार करती है। अगर वो मुझे प्यार नहीं करती होती तो वह मुझे कब का भूल गई होती और बात यहां तक नहीं आई होती। बात इतनी आगे बढ़ी इसका कारण सिर्फ इतना ही है कि नेहा मुझे चाहती है। वह मुझे आज भी नहीं भूली है, बहुत प्यार करती है। बस मुझसे अब कोई भी मतलब नहीं रखना चाहती वह, क्योंकि खुद का नहीं सबका सोच रही है। उसके मन में डर है कि कहीं मैं उसे धोखा तो नहीं दे दूंगा, या फिर उसके मन में डर है कि उसके कारण कोई और रिश्ता न बिखर जाए, अर्नव बोला। भैया, वो बिल्कुल गलत सोच रही है। किसी को आपत्ति नहीं होगी आप दोनों के रिश्ते से। कुछ नहीं बिखरेगा। आप कोशिश करते रहिए और आप भी अब उसे प्यार करते हो और वह भी आपको प्यार करती है, तो एक मौका तो आप दोनों को एक दूसरे को देना चाहिए। मुझे लगता है कि दोनों फैमिली भी आपका सपोर्ट करेंगी, पर सबसे पहले नेहा को मनाना जरूरी है। और मैं जानता हूं कि मेरे भैया अगर किसी बात पर अड़ जाए तो करके रहते हैं, फिर नेहा को मनाना कौन सी बड़ी बात है। आप कोशिश कीजिए और उसे मना लीजिए, निमेश बोला तो अर्नव ने मुस्कुराकर उसे देखा और फिर उसके गले लग गया। थैंक यू सो मच निमेश, तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है, अर्नव ने कहा। तो बस ऑफिस का टेंशन छोड़ दीजिए और अब सिर्फ और सिर्फ नेहा पर ध्यान दीजिए। उसे आपको मनाना है, जो कुछ उसके अंदर टूट के बिखर गया है आपके धोखे के कारण, उसे फिर से विश्वास से जोड़ना है। उसे अपने प्यार का एहसास कराना है और जिस दिन उसे आपके सच्चे प्यार का एहसास हो गया वह दौड़कर आपके पास चली आएगी, निमेश ने कहा तो अर्नव मुस्कराकर बाहर निकल गया। शशांक और रूबी अपने नए जीवन की तैयारियों में लगे थे। शॉपिंग करना और हनीमून की बातें करने और उनकी तैयारी करना, साथ ही साथ एक दूसरे के साथ खूबसूरत प्यार वाले पल बिताना। शशांक का अचानक से उसे अपनी बाहों में लेना और उसके माथे पर अपने होंठ रख देना अक्सर ही रूबी की रूह तक को झंकृत जाते थे और वह डूब जाती थी शशांक के प्यार में और आने वाले कल के खूबसूरत सपने सजाने में। शशांक उसकी जिंदगी में एक ठंडी हवा का झोंका बनकर आया था जिसने रूबी की जिंदगी को बहुत ही खूबसूरत और रंगीन बना दिया था। दोनों घरों में शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। आनंद काम के साथ साथ नंदिता को ढूंढने में लगा था तो वही अर्नव लगातार नेहा से मिलने की कोशिश कर रहा था। पर नेहा ना ही उसका फोन उठा रही थी और ना ही उसे मौका दे रही थी मिलने का। हालांकि वह उसके मैसेज पढ़ लेती थी और किस बात का पता अर्नव तो चल जाता था मैसेज के रीड स्टेटस से। नेहा ने उससे मिलने के लिए साफ इनकार कर दिया। एक बार मिलकर बात करना चाहता था और उसे अपने दिल की बात बताना चाहता था। आनंद भी नंदिता को लेकर बेहद परेशान था।
एजेंट को अब तक नंदिता के बारे में कोई खबर नहीं मिली थी, पर इतना पक्का था कि नंदिता अब दिल्ली में नहीं थी और उसके एजेंट ने दिल्ली के आसपास की जगह पर जाकर ढूंढना शुरू कर दिया। शादी को अब सिर्फ 3 दिन ही रह गए थे। अर्नव की नेहा से मुलाकात नहीं हो पाई थी तो हार कर अर्नव ने रूबी को फिर से मैसेज कर दिया। हेलो रूबी। हाँ भैया, रूबी का भी पलटकर मैसेज आया। रूबी, मुझे नेहा से मिलना है और वह मुझसे नहीं मिलना चाह रही। तू भी जानती है ना कि वह मुझे कितना प्यार करती है और मैं भी उसे चाहता हूँ। सिर्फ एक बार आमने सामने मिलकर मैं उसे अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ, उसे बताना चाहता हूँ कि मैं उससे प्यार करता हूँ। प्लीज़ मेरी हेल्प कर दे, कैसे भी करके मुझे नेहा से मिलवा दे। मैं उनके घर भी नहीं जा सकता क्योंकि शशांक बेवजह का ही बखेड़ा खड़ा कर देगा। मैं बाहर ही मिलना चाहता हूँ। ठीक है भैया, मैं नेहा को कॉफ़ी हाउस बुलाती हूँ, आप वहीं पर आ जाइए। रूबी ने मैसेज टाइप करके सेंड कर दिया। थैंक यू सो मच, अर्नव का रिप्लाई आया। भाई हो आप, मेरे विश्वास है आप पर और आपका साथ भी दूंगी। रूबी का मैसेज आया और उसी के साथ अर्नव रेडी होकर कॉफ़ी हाउस के लिए निकल गया। रूबी ने नेहा को कॉल किया। हाँ भाभी बताइए, नेहा बोली। मुझे आपकी हेल्प चाहिए थी, कुछ शॉपिंग करनी है आपके साथ। क्या क्या आप आओगी? रूबी ने कहा। हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल आप आऊंगी। बताओ मुझे कहाँ आना है, मैं अभी पहुंच जाऊंगी। नेहा बोली। मैं एड्रेस भेज रही हूँ, इस कॉफ़ी हाउस में आ जाइए आप। वहां से हम दोनों साथ में चलेंगे और प्लीज़ नेहा आना ज़रूर, मैं इंतज़ार कर रही हूँ, रूबी ने कहा। ठीक है मैं आती हूँ, नेहा बोली और कॉल कट करके रेडी होकर कॉफ़ी हाउस के लिए निकल गई जिसका एड्रेस रूबी ने उसे भेजा था। अर्नव भैया और नेहा के बीच सब कुछ सही हो जाए शायद आज। फिर भी मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती। क्या पता कोई प्रॉब्लम खड़ी ना हो जाए, इसलिए मुझे भी वहीं पर रहना होगा। मैं दूर से नज़र रखूंगी उन दोनों पर, अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो तुरंत सामने आ जाऊंगी वरना छिप कर बैठी रहूंगी, रूबी ने सोचा और वह भी कॉफ़ी हाउस आ गई। अर्नव कॉफ़ी हाउस में पहले ही पहुंच गया था और एक कोने में बैठा नेहा के आने का इंतज़ार कर रहा था। तभी उसे नेहा आती दिखाई दी। नेहा ने अंदर आकर इधर उधर नज़र दौड़ाई पर रूबी उसे दिखाई नहीं दी तो उसने रूबी को कॉल लगा दिया। हाँ भाभी कहाँ पर हो आप? नेहा ने पूछा। बस मैं यहीं पर हूँ नेहा, 5 मिनट तुम इंतज़ार कर लो, मैं आती हूँ, रूबी ने कहा और कॉल कट कर दिया। नेहा वही जगह देखने लगे बैठने को कि तभी उसके सामने अर्नव आ गया। अर्नव को सामने देख एक पल को नेहा शॉक्ड हो गई, पर फिर भी उसने खुद को मजबूत कर लिया क्योंकि वह समझ गई थी कि रूबी ने उन दोनों को ही मिलाने की वजह से यहाँ बुलाया है। क्योंकि जिस तरीके से अर्नव उसे लगातार मैसेज और कॉल कर रहा था, उसे अंदाज़ा हो गया था कि वो उससे मिले बिना नहीं मानेगा। वो एक बार उससे बात ज़रूर करेगा और अब क्योंकि नेहा ने उसे मौका नहीं दिया तो ज़रूर अर्नव ने रूबी से मदद मांगी होगी। जब मैंने मना कर दिया था मिलने तो तुमने भाभी को इन्वॉल्व क्यों किया? तुम समझते हो इसका मतलब? अगर कुछ भी बात प्रॉब्लम हुई तो भाभी भी बेवजह प्रॉब्लम में आ जाएंगी। भैया उन्हें ही उल्टा सीधा बोलेंगे, नेहा ने नाराज़गी से कहा। पर ऐसी प्रॉब्लम होंगी ही क्यों? मैंने तुम्हें बात करने के लिए बुलाया है, नॉर्मल डिस्कशन करने के लिए, सिर्फ अपना पक्ष रखने के लिए। तुमसे मुझे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है और ना ही तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाऊंगा, फिर क्यों टेंशन ले रही हो कि रूबी और शशांक के बीच में प्रॉब्लम होगी? अर्नव ने कहा। लेकिन मुझे तुमसे नहीं मिलना था, फिर क्यों कर रहे हो? प्लीज़ अर्नव, ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता, नेहा बोली। मुझे भी नहीं अच्छा लगता नेहा, आज अक्ल कुछ भी। प्लीज़ साथ आकर बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। सिर्फ 10 मिनट का समय दे दो मुझे, अगर तुम्हें मैं सही नहीं लगता या तुम मेरी बात नहीं सुनना चाहोगी तो 10 मिनट बाद बेशक चली जाना, पर जब आ ही गई हो तो सिर्फ 10 मिनट का टाइम दे दो मुझे, अर्नव ने कहा तो नेहा ने गहरी सांस ली और अर्नव के साथ उसकी टेबल पर जाकर बैठ गई। क्या कहना चाहते हो बोलो, सिर्फ 10 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास, नेहा ने अपनी रिस्ट वॉच देखते हुए कहा। इतनी नाराज़गी क्यों है? हाँ तो मैं मानता हूँ कि मैंने गलत किया, धोखा किया, तुम्हारे साथ बदतमीजी की, उसके लिए शर्मिंदा हूँ, पर तुम्हारी हर शिकायत, हर नाराज़गी सिर आंखों पर इसका मतलब यह तो नहीं तुम हमारा पुराना रिश्ता पूरी तरीके से भूल जाओ। हम कभी अच्छे दोस्त हुआ करते थे नेहा, एक दूसरे से अपने दिल की बात बेझिझक कहते थे, फिर सिर्फ एक बार वही रिश्ता फिर से नहीं बन सकता क्या? अर्नव ने कहा।
नहीं बन सकता क्योंकि दोस्ती उसी दिन खत्म हो गई थी जिस दिन, कहते कहते नेहा रुक गई। जिस दिन तुम्हें मुझसे प्यार हुआ और मैंने तुम्हें नहीं समझा उस दिन दोस्ती खत्म हो गई थी, अर्नव ने कहा तो नेहा ने भरी नज़रों से उसे देखा और फिर नज़र झुका ली। वह मेरी गलतफहमी थी, शायद मैंने कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्टेशन कर ली थी तुमसे। पर ठीक है, एक झटका लगा और जिंदगी पटरी पर आ गई और अब मुझे तुमसे ना ही कोई उम्मीद है और ना ही कोई प्यार, नेहा ने कहा। अर्नव ने उसका हाथ अपने हाथों के बीच लिया। एक बार मेरी आंखों में आंखें डालकर बोलो नेहा कि हाँ तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है। नहीं है, अर्नव ने कहा तो नेहा ने उसकी आंखों में देखा। मुझे तुमसे प्यार नहीं है और क्या ही फर्क पड़ता है मेरी फीलिंग से। तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग नहीं थी और मैं किसी भी जबरदस्ती के रिश्ते में विश्वास नहीं करती। इस टाइप की लड़की नहीं हूं जैसा तुमने सोचा या मुझे कहा। मैं तुम्हारे करीब इसी कारण गई क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करती थी, सच्चे दिल से प्यार। पर ठीक है, मेरी गलती थी। मैं नहीं समझ गई हूं और एक्सेप्ट करती हूं। अब बात को खत्म करो। कहा है ना तुम्हें माफ कर दिया है, फिर क्यों परेशान हो? अपनी जिंदगी जियो और मुझे मेरी जिंदगी जीने दो, नेहा बोली। मुझे अपनी जिंदगी जीनी है पर तुम्हारे साथ। प्लीज नेहा, पुरानी बातों को भूल जाओ। हम एक नई शुरुआत करते हैं। मैं मानता हूं मेरी गलती माफी के लायक नहीं है, पर फिर भी इस उम्मीद से कि हम कभी दोस्त हुआ करते थे और तुम मुझे बहुत चाहती थी। मैं सच्चे दिल से एक कोशिश कर रहा हूं कि शायद तुम मुझे माफ कर दो और नए सिरे से जिंदगी शुरू करने का मुझे एक मौका दे दो, अर्नव बोला। यह सब इसलिए कह रहे हो ना क्योंकि सबके सामने तुम्हारा सच आ गया है और अब तुम्हें सबके सामने भला बनना है, अच्छा बनना है। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो सब तुम्हें गलत समझेंगे, इसलिए कर रहे हो ना यह सब, नेहा ने भावुक होकर कहा। नहीं नेहा, विश्वास करो मुझ पर। मैं कसम खाकर कहता हूं यह मेरे दिल की सच्ची फीलिंग्स है। सच बताऊं, मुझे अपनी फीलिंग्स उसका एहसास होने लगा था भाभी के जाने के पहले ही, पर मैं समझ नहीं पा रहा था। मैं नहीं समझ पा रहा था कि क्यों मुझे बार बार तुम्हारा ही ख्याल रहता है, क्यों मुझे उस बात को लेकर बार बार गिल्टी महसूस होता है। और जब मुझे समझ में आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस दिन नंदिता भाभी से झगड़ा भी एक अचानक होने वाली बात थी। एकदम से उनका मुझसे बात करना और आरोप लगाना और बदले में मेरा गुस्सा और झूठ। अगर भाभी मुझसे शांति से पूछती बात करती तो शायद मैं उस दिन ही समझ जाता, पर वह भी एकदम से हाइपर हो गई। उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया, मुझे थप्पड़ मारा तो बदले में मुझे भी गुस्सा आ गया और मैंने भी उनसे उल्टा सीधा बोल दिया। मैं सच कह रहा हूं नेहा, उससे पहले ही मुझे एहसास हो गया था कि मैं तुम्हें प्यार करने लगा हूं। हाँ मानता हूं थोड़ी देर कर दी मैंने, पर यही सच है, अर्नव ने कहा।